नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कोरोना एक महामारी और उसमें इस देश में और दुनिया में जो डॉक्टरों की भूमिका है उसको नए तरीके से डिफाइन किया है। और खासकर मुझे ये कहते हुए गुरेज नहीं हो रहा है कि अगर भारत के सरकारी अस्पतालों की बात करें, सरकारी विभागों की बात करें, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो या डॉक्टर्स हो, सबसे सुपर स्प्लेंडर जॉब किया उन लोगों ने। और सरकारी अस्पताल को क्रेडिट दीजिए। और जो हॉस्पिटल जैसे जो 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 होटल जैसे हॉस्पिटल थे, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे रखा, उन्होंने लूटना शुरू किया। लेकिन सरकारी अस्पतालों ने जो शानदार काम किया है, तो मैं चाहता था कि नेशनल दस्तक के मंच पर आज दुनिया भर में से जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने इस चीज को बहुत नजदीक से देखा है, उनको जोड़ा जाए और उनसे बात की जाए कि वो कैसे देख रहे हैं इस पूरी महामारी को। और एक बात मैं और कह सकता हूं कि भारत के लिहाज से सबसे ज्यादा जो बहुजन डॉक्टर हैं, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के, उन्होंने मोर्चे पर ताकत दिखाई है। सबसे ज्यादा उनके शिफ्ट लगे हैं। और ये अनफॉर्चुनेट है कि बहुजन समाज के लोग को ही सफाई का काम दिया हुआ है। तो सफाई कर्मचारी हो या डॉक्टर्स हो, ये दो ऐसे महकमे हैं जिस पर सबसे ज्यादा बहुजन समाज के लोगों ने काम किया है। डॉक्टर सोनू बताएंगे, और डॉक्टर संग्राम पाटिल है अमेरिका इंग्लैंड से, वो बताएंगे। डॉक्टर नरेंद्र हैं ढाका से, वो बताएंगे इन सब बातों में, बीमारी को लेकर भी और क्या प्रिस्क्रिप्शन ले। और आज डॉक्टर्स डे पर हम लोग भी कुछ बात करेंगे। तो इन्हीं सब मुद्दों के आसपास हम लोग बात करेंगे। और मेरी कोशिश होगी कि बहुजन समाज के लिहाज से और डॉक्टर्स के लिहाज से जो सेक्रीफाइसेस है, जो कंट्रीब्यूशन है इनका, उसको लेकर क्या भारत में जिस तरह से फूल बरसाया गया उतना काफी है, या सरकारी अस्पतालों में जो डॉक्टर्स हैं उनको और सहूलियत देने की जाने की जरूरत है। डॉक्टर कफिल को भी याद करेंगे उस लास्ट में कि किस तरह से उनके साथ किस तरह से कॉन्स्पिरेसी हुई है। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम लोग चलते हैं इंग्लैंड, जहाँ ये जो नेशनल मेडिकल हेल्थ सिस्टम है, जिसको लेकर वहाँ के जो प्रधानमंत्री है, उनका जो कोरोना हुआ और जब वहां से निकले तो उन्होंने जिस तरह से वहां की तारीफ की थी कि मैं मेडिकल जो जो पब्लिक मेडिकल सिस्टम है, जो हेल्थ सिस्टम है, उस पर मेहनत करूंगा। डॉक्टर संग्राम पाटिल जो हैं वो खुद कोरोना सफरर हैं, फाइटर्स हैं, वॉरियर्स हैं। वो अभी कोरोना से वो संक्रमित थे, वो उनको पॉजिटिव आई थी उनकी रिपोर्ट, और उसके बाद वो रेस्ट कर रहे हैं और वो रिकवर कर रहे हैं, क्विक रिकवर कर रहे हैं। डॉक्टर पाटिल, कैसा था इंग्लैंड में सब कुछ, और कैसे आप लोगों ने मेहनत की और कैसे निपटे? और आपके जो प्रधानमंत्री हैं वो तो काफी खुश है वहाँ के सरकारी अस्पताल से, और वो कह रहे हैं कि हम उस पर ध्यान देंगे। Shambhu ji, first of all, thanks for having me here on this stage. यहाँ पे इंग्लैंड में हम लोग जनवरी से ही रेडी होना शुरू हो गए थे, और हॉस्पिटल का जो सिस्टम्स है उसमें प्रोटोकॉल्स, ट्रेनिंग, जनवरी से ही आप लोग की तैयारी थी? हाँ, हम लोग उस पर बात करना शुरू हो गया था। डिपार्टमेंट के मीटिंग शुरू हो गए थे कि ये कोरोना चाइना में आ गया है, यूरोप में भी कई जगहों पर शुरू हो गया है, जैसे इटली में शुरू हो गया था। तो हम लोग बात कर ही रहे थे कि भैया लंदन तो छूटने वाला नहीं है, इंग्लैंड में आएगा ही। तो उस हिसाब से लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे इसकी बात चल रही थी। और हम हॉस्पिटल में हम लोगों ने फरवरी में ट्रेनिंग शुरू कर दिया, वेंटिलेटर की ट्रेनिंग, और जो आईसीयू के बाहर के जो स्टाफ मेंबर्स है, नर्सेस, डॉक्टर्स, उनका ट्रेनिंग शुरू हो गया। मैं तो आईसीयू में काम करता हूँ, तो मेरा कोरोना का जो कोविड आईसीयू है उसमें मैं कंसल्टेंट हूँ। तो ट्रेनिंग, प्रोटोकॉल डेवलपमेंट और रिसोर्स का जो अलोकेशन होता है, जिसका जो हम गैदर करते हैं, उसकी तैयारियां फरवरी से शुरू हो गई। जनवरी में इसकी चर्चा शुरू हो गई, और मार्च आते आते तो हम लोग वी वर रेडी। हम सब बेड एक्सपांशन वगैरह हो गया था। इसके लिए गवर्नमेंट लेवल पे तो तैयारियां चल ही रही थी, लेकिन हम हॉस्पिटल में काफी रेडी हो गए थे। तो नॉट ओनली रिसोर्सेस, लेकिन हम किस दौर से जाने वाले हैं, हमारी मानसिक अवस्था क्या होने वाली है, हाई रिस्क स्टाफ कौन है, उनके लिए क्या करना चाहिए, उनको कुछ अलग ड्यूटीज लगाना, सपोर्ट के लिए क्या क्या लगेगा, ये सब तैयारियां काफी अच्छी तरह से एनएचएस ने कर ली थी। हालांकि हमने देखा कि इंग्लैंड में काफी कोरोना फैल गया, उससे डेथ भी हो गई। उसकी अलग अलग वजह है जो हम लोग इंडिया में देख के समझ नहीं पाते हैं कि ये इतने लोग क्यों मर गए, क्योंकि यहाँ पर जो पॉपुलेशन है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी है कि
70+ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है यहाँ पे, और कोरोना ये 70+ की बीमारी है। 90% जो यहाँ के डेथ हुए हैं वो 65 के ऊपर हुए हैं। और यहाँ पर ये पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से और कल्चरली ये लोग यूरोप से इतना जुड़े हैं कि ये फास्ट यहाँ पर आ गया, फैल गया। लेकिन इंडिया में सिचुएशन अलग थी। हम लोगों को काफी सारी वार्निंग मिली, काफी सारा समय इसको स्प्रेड होने के लिए लगा, क्योंकि हमारा एयर ट्रैफिक इतना ज्यादा नहीं होता है इन कंपैरिजन टू पॉपुलेशन, तो हमको काफी सारा समय मिला। उसके हिसाब से इंग्लैंड और जैसी कंट्रीज को इतना समय नहीं मिला, इटली को तो बिल्कुल समय नहीं मिला था। तो ये अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हम लोगों ने काफी हद तक अब फर्स्ट वेव जो है कोरोना की उस पर कंट्रोल कर लिया है। इंग्लैंड काफी खुल गया है, स्कॉटलैंड, वेल्स जो बाकी की जो कंट्रीज है यूके की, वो भी अभी खुल रही है काफी हद तक। सेकंड वेव के लिए हम तैयार हो रहे हैं अभी। और मेरे हॉस्पिटल के आईसीयू में काफी आईसीयू के एडमिशन्स कम हो गए, लेकिन सेकंड वेव में मुझे खुद को कोरोना आ गया, तो मैं अभी रेस्ट पर हूँ। आप कब से सर कोरोना सफर हैं? आप कितने दिन हुए और कितने दिन से क्वारंटाइन हैं? मेरा आज 10वां दिन है और मैं रिकवर हो रहा हूँ, तो अगले हफ्ते मैं ज्वाइन हो जाऊंगा। लेकिन मैं घर पर ही हूँ। मैंने कुछ भी एक पैरासीटामोल की गोली तक नहीं ली है, मैंने सिर्फ आराम किया है, क्योंकि मेरा माइल्ड कोरोना है और मुझे कुछ अलग अलग जो बीमारी हाई रिस्क कैटेगरी की होती है वो भी नहीं है। और मैं मेरे हिसाब से अभी तक यंग हूँ, तो लो रिस्क कैटेगरी में। एंड यू आर लुकिंग सो यंग। अच्छा, हाँ, पूरे देश, पूरी दुनिया में नेशनल दस्तक को लोग देखते हैं। मैं अपनी थोड़ी सेकी बघार लूं, 100 करोड़ से ज्यादा हमारी व्यूअरशिप हो गई है। जो तमाम लोग नेशनल दस्तक को देखते हैं, उनको क्या एडवाइस करेंगे इस महामारी से में वो किस तरह की सावधानी बरते, चूंकि आपने नीचे इसके साथ काम किया? ये बहुत हिस्टोरिकल पीरियड चल रहा है शंभू जी। नेशनल दस्तक, मैं आपसे एग्री करता हूँ, पूरी दुनिया में देखा जाता है। मैं रेगुलर कम से कम एक बार नेशनल दस्तक के फेसबुक और यूट्यूब, खास करके यूट्यूब पे जाता ही हूँ और देखता हूँ कि नेशनल दस्तक किसी सिलसिले में, किसी इवेंट पर क्या राय रखती है और क्या सत्य बता रही है। तो मैं हमेशा देखता हूँ और मैं शेयर भी करते रहता हूँ काफी बार। तो मेरी इस कोरोना के सिलसिले में सबको ये सजेशन है। मैंने एक मराठी में वीडियो बनाया है, मैं यूट्यूब पे काफी वीडियोस पोस्ट करता हूँ कोरोना के बारे में, जी जी जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मराठी में ज्यादा होते हैं। उसमें मैंने पंचसूत्री बताई है कोरोना के लिए, जो सारी दुनिया के लिए लागू होती है। उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है, अगर आप हाई रिस्क कैटेगरी के हो, इंडिया में 60+ हो, आपको 60 के नीचे हो, अगर उसमें कुछ बीमारियां हो, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज, अस्थमा जैसी, जिसमें आपकी प्रतिकार शक्ति कम हो, तो ऐसे लोगों को कोरोना का, अगर अनलॉक भी होता है, लॉकडाउन खत्म भी हो रहा है, तो आप खुद को बचाए रखिए, बेवजह बाहर मत जाइए। सो फर्स्ट थिंग इज, एट रिस्क लोग खुद को बचा के रखिए। बाहर जाना ही भी हो तो भीड़ में मत जाइए, मास्क लगाइए, तो 60 साल के हैंड हाइजीन और चेहरे को हाथ मत लगाइए। सेकंड पॉइंट इज, भीड़ में मत जाइए और भीड़ का आयोजन भी मत करिए। थर्ड पॉइंट जो उसमें पंचसूत्री में है, वो है कि आप खुद को सोशल डिस्टेंस खुद का रखिए सबसे। खुद के अलग अलग लोगों के पास मत जाइए, टू व्हीलर पे 2 लोग मत बैठिए। और घर में भी अगर किसी को लक्षण आते हैं, तो आप घर के लोगों से भी सोशल डिस्टेंस बना के रखिए, क्योंकि हम लोग अभी तक वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं, इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स का इंतजार कर रहे हैं, तो हमें ये चीजें करनी पड़ेगी। चौथी जो बात है, कोरोना वर्क प्लेस और ट्रैवल, जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, सार्वजनिक जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स है उससे, तो वहां पर सावधानियां बरतनी होगी। और पांचवी चीज जो है, जो क्लिनिक और हॉस्पिटल्स में, अगर आपको जरूरत नहीं है तो हॉस्पिटल्स में मत जाइए, टेलीफोन कन्वर्सेशन पर एडवाइस लीजिए। जैसे मैं हॉस्पिटल गया ही नहीं कोरोना के सिलसिले में, कोरोना के लक्षण है, मैंने फोन पर बात कर ली, मेरा टेस्टिंग हो गया, घर पे ही आराम कर रहा हूँ। मेरी वाइफ भी, उसको भी लक्षण है, वो भी घर पे ही है, तो आज ही सुबह हेल्पलाइन पे बात की और वो भी घर पे ही आराम कर ये रही तो है। आपने जो प्रिवेंटिव मेजर है। अगर जिसको कोरोना पॉजिटिव है वो क्या करे डॉक्टर साहब? कोरोना पॉजिटिव का मतलब आपको कोविड की बीमारी हो गई ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। कोरोना पॉजिटिव अगर आप समाज में टेस्ट कर लीजिए, जहां पर ज्यादा फैल चुका है कोरोना, जैसे मुंबई में, वहां पर तो हमारे आईसीएमआर की रिपोर्ट आई है कि 15 से लेकर 30% तक लोग ऐसे ही पॉजिटिव हो गए इन जगहों पर।
इसका मतलब उनको कोविड की बीमारी हो गई ऐसा नहीं है। वो लोग असिम्टोमेटिक है, लक्षण नहीं है उनको, तो उनको कोई भी धोखा नहीं है। ऐसे लोगों को सिर्फ सोशल डिस्टेंस दूसरों से बनाए रखना है ताकि दूसरे लोग बच पाए हमसे, हमारे शरीर से कोरोना दूसरों के शरीर में न जाए। तो और जिन लोगों को कोरोना के लक्षण भी आ जाते हैं, 80% तो लोगों को माइल्ड बीमारी होती है, एकदम बिल्कुल सर्दी खांसी जैसी बीमारी होती है, और 15% जो लोग हैं उनको मॉडरेट होती है, मध्यम लेवल का बीमारी होती है, जिनको थोड़ा बहुत हॉस्पिटल सपोर्ट लगता है, थोड़ी बहुत गोलियां, ज्यादा इनको ट्रीटमेंट की भी जरूरत नहीं है। और जो 5% जो प्रतिशत लोग हैं, इनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। इनमें से कुछ लोगों को आईसीयू की ट्रीटमेंट लगती है, और इसमें मृत्यु का जो दर है, रेट है, रिस्क, ये बहुत कम है कोरोना में। 1000 में से एक या 10,000 में से एक एक्चुअल में डेथ रेट इसका है टोटल। अगर आप इसके जो एंटीबॉडी टेस्टिंग का रिजल्ट देखे अलग अलग कंट्रीज से और भारत से भी, तो बहुत डेथ का रिस्क है। तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें सावधानियां बरतनी है। तो कोरोना पॉजिटिव का मतलब कोरोना की बीमारी नहीं है, और कोरोना की बीमारी मतलब आप सीरियस हो जाएंगे ऐसा नहीं है, और सीरियस हो गए मतलब आप मर जाएंगे ऐसा नहीं है। बहुत कम लोग जो हाई रिस्क कैटेगरी के हैं उनको ये डेथ का रिस्क होता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ सबको कि यहाँ पर डर की जरूरत नहीं है, हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। डॉक्टर नरेंद्र के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब, बांग्लादेश में हैं आप अभी। कहा जाता है कि जो ग्रामीण इलाकों में जो लोग पैदा हुए हैं, जैसे हम लोग पैदा हुए, तो उनका इम्यून सिस्टम ज्यादा बेहतर है, ये सच है? इसको कह सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन उसका रीजन है कि हम लोग जो इंडियन ग्रामीण इलाके में जो लोग रह रहे हैं वो एक्सट्रीम वेदर में होते हैं। कभी एक्सट्रीम गर्मी होती है, कभी एक्सट्रीम ठंडी होती है, और जो हमारा खाने पीने का है वो बहुत ही क्रूड टाइप का है अगर देखा जाए। तो इसको हम मान सकते हैं कि थोड़ा सा ये फैक्टर काम करता है कि जो हम लोग इस तरह से। दूसरा चीज ये है कि मैं थोड़ा सा इस बात से कहना चाहूंगा कि जो हमें जो फिगर्स आ रहे हैं कोरोना पॉजिटिव के, के लिए 4 लाख 5 लाख नहीं है। अगर मेरा जो कहना है कि जो डॉक्टर पाटिल बोल रहे थे कि चूंकि ये सब क्लिनिकल इन्फेक्शन होता है और आके चला जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है, तो हमारा मानना है, मैं जो कहता हूँ, मेरा जो लगता है कि आज की डेट में इंडिया में 10 से 15 करोड़ लोग कम से कम इन्फेक्टेड होंगे, जो इन्फेक्शन होके निकल गए होंगे। और ये हमारे लिए अच्छा इसलिए है कि अगर हम इसको मान लेते हैं कि फिगर 10 से 15 करोड़ लोग इन्फेक्टेड थे, इसका मतलब लोग मरने वालों की संख्या निग्लिजिबल है। तो इसको हम कहते हैं ना, जो अगर हम पब्लिक हेल्थ की भाषा में बोले तो जो हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जितना ज्यादा से ज्यादा लोग सब क्लिनिकली इन्फेक्टेड होंगे और वो विदाउट सिम्टम्स होंगे, उतना ज्यादा सोसाइटी में जाएगा और लोग एंटीबॉडी डेवलप होगी और हो जाएंगे। अब मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं रेडियोथेरेपी देता हूँ पेशेंट जो कैंसर के पेशेंट होते हैं। तो हमने, चूंकि यहाँ मैं हेड कर रहा हूँ डिपार्टमेंट को, तो मैंने एक सर्कुलर निकाला, क्योंकि मैं बड़े हॉस्पिटल में यहाँ काम कर रहा हूँ और पेशेंट्स की अफोर्डेबिलिटी का इशू नहीं होता है। तो मैंने बोला कि चूंकि हमारा जो रेडियोथेरेपी 5 to 6 वीक्स हम कंटिन्यू करते हैं, और जो पेशेंट आते हैं सोसाइटी के डिफरेंट पार्ट से आते हैं, तो मैंने कहा नहीं, हम बेहतर है कि हर हफ्ते हम जो एक नॉर्मल ब्लड टेस्ट करते हैं उसके साथ कोविड टेस्ट भी कराएंगे, और हम रोज हर हफ्ते हम कम से कम 2 से 3 पेशेंट पॉजिटिव देख रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि चूंकि मैं इतना क्लोजली एफिलिएटेड हूँ, तो ये कोरोना हमें इन्फेक्शन होकर निकल गया, हमें पता भी नहीं चला। चूंकि हम प्रोटेक्टिव मेजर ले रहे हैं, हमें सिम्टम्स कभी लगा, हमें पिछले 3-4 महीने में हमें लगा कि बार सिम्टम आया, लेकिन चूंकि हम प्रोटेक्टिव मेजर ले रहे हैं तो इसलिए हम उसको इग्नोर किए। लेकिन मेरा ये मानना है, पॉजिटिव साइड ये है कि वो इन्फेक्शन सब क्लिनिकली हमारे अंदर आया और चला गया। ठीक है, तो ये चीज है। और दूसरा चीज जो हम इस डॉक्टर्स डे पे कहना चाहेंगे, ये कोरोना शायद हमको एक नया सोच डेवलप करने के लिए मौका दे रहा है, एज ए डॉक्टर, एज ए सोसाइटी। कारण यह है कि जब आपको जरूरत है तो आपके सारे दरवाजे बंद हो रहे हैं। मतलब चाहे आप जितने बड़े हों, अगर कोरोना आ गया तो आप अमेरिका नहीं जा सकते, और अमेरिका नहीं जा सकते तो आपको अपना इंडिया में ही देखना पड़ेगा कि हमें पास बेस्ट क्या है, और बेस्ट क्या है। मतलब आपका मेडिकल हेल्थ सिस्टम जो बोरिस जॉनसन ने जो कहा था कि हम NHS नेशनल हेल्थ सिस्टम जो इंग्लैंड का है उसको मजबूत करेंगे, क्योंकि वहां भी प्राइवेटाइजेशन हुआ था। तो क्या अब पूरी दुनिया के देशों को मेडिकल फैसिलिटी पर देखना चाहिए? मेरा यही कहना है कि शायद अगर हम प्राइवेट और गवर्नमेंट को कंपेयर करते हैं, तो शायद जितना प्राइवेट सेक्टर जितना तेजी से फैला है, उतना कंट्रीब्यूट नहीं किया है कोरोना को ट्रीट करने में।
तो शायद ये लोगों को सोचने पर मजबूर करेगा कि हमारा पीएससी सीएससी इतना मजबूत होना चाहिए कि वहां पे अगर आईसीयू सपोर्ट की जरूरत है, हर पीएससी पे एक आईसीयू सपोर्ट, 1 वेंटिलेटर 2 वेंटिलेटर होने चाहिए। अगर हम इस लेवल तक पहुंचते हैं तब हम शायद, अब लोगों को डिमांड भी करना पड़ेगा कि हमें बंबई, दिल्ली, कलकत्ता न जाने की जरूरत पड़े, हम जिस जिले में हैं वहां की सीएचसी कम से कम 10 वेंटिलेटर या 2 वेंटिलेटर 3 वेंटिलेटर फैसिलिटी हो, जिससे हमें जाने। आप दोनों लोग भारत से ही हैं, भारत के व्यवस्था के बारे में जानते हैं, लेकिन डॉक्टर सोनू अभी यहाँ काम कर रहे हैं, चूंकि कोरोना के आईसीयू में वो भी कहे हैं। डॉक्टर सोनू साहब, डॉक्टर सोनू, क्या स्थिति है अगर आप भारत का आकलन करें तो डॉक्टर्स डे पर क्या कहेंगे? क्योंकि आप लोगों को बहुत ज्यादा सम्मान तो दिया जा रहा है, फूल भी बरसाया जा रहा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से बात करेंगे तो क्या स्थिति है? चूंकि आप दिल्ली के, देश की राजधानी दिल्ली के बड़े मेडिकल कॉलेज में हैं, और दूसरी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से किस तरह की तैयारी, और क्या ये सच है कि चूंकि SC ST OBC माइनॉरिटी के ज्यादातर डॉक्टर सरकारी नौकरी करते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं प्राइवेट बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खोलना, तो क्या सबसे ज्यादा मोर्चे पर वही डटे हुए, और ये तो प्राउड वाली बात होगी अगर ऐसा है? देखिए शंभू जी, सबसे पहले डॉक्टर दिवस की सबको बधाई, आज डॉक्टर दिवस है। और दूसरी जो आपने क्वेश्चन पूछा, जो SC ST OBC के लोग हैं, तो ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके पास संसाधन कम है, इसलिए ज्यादातर डॉक्टर गवर्नमेंट सेक्टर में इसी सब कम्युनिटी के हैं। और दूसरी बात, थोड़ी सी आज बात की जाएगी डॉक्टर दिवस पे। डॉक्टर दिवस पे जो देखिए डॉक्टरों को सम्मान मिलना चाहिए, वो सम्मान कहीं भी नहीं है। आप पूरे स्टेट में देखें, केवल ममता बनर्जी जी ने आज छुट्टी के लिए कहा है, बाकी आप कहीं भी देखेंगे जिस दिन उन्हें उचित सम्मान मिलना चाहिए या सम्मानित किया जाना चाहिए, आप कोरोना वॉरियर तो कहते हैं, लेकिन उस तरह का सम्मान नहीं दे पाते हैं, यह भी कमियां रही हैं। और डॉक्टर जो VC राय थे, विधान चंद राय थे, वो एक बार अमेरिका जब गए थे तो उनके साथ भी वहां पर भी भेदभाव हुआ। वहां पे उनको एक रेस्टोरेंट में खाना नहीं दिया गया, वहां की जो वेटर थी वो ये कहते हुए मना कर दी कि यू आर इंडियन, इंडिया के नाम पे उन्हें खाना नहीं दिया गया। तो विधान चंद राय, जो जिनके जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है डॉक्टर दिवस, उन्होंने उस समानता को कम करने के लिए बहुत काम किया और लगातार लगे रहे। उन्होंने 5 जैसे दुर्गापुर शहर, कल्याणी शहर और कई मेडिकल कॉलेज बसाए, और जैसे ही देश आजाद हुआ उन्हें देश का राज्यपाल बनाया जाना था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं उसी एरिया में रहूंगा, और उनकी डिग्री जो थी इंग्लैंड से उन्होंने MRCS भी किया था, MRCP किया था, FRCS भी किया था, और वहां से PG करने के लिए जब गए थे तो वहां के डीन ने 30 बार उनका एडमिशन लेने से मना कर दिया था। तो ये विभिन्नताएं थी। फिर वो जब भारत, वहां से फिर भी अपनी डिग्री लेने के बाद भारत आते हैं, और उन्होंने राज्यपाल का पद ठुकरा दिया, क्योंकि वो कहते थे जो सीमाएं हैं, जो राज्य की सीमाएं हैं, एक मिथ्या है। मैं बंगाल में रहना चाहता हूँ, बिहार में रहना चाहता हूँ, असम में रहना, चूंकि बिहार में उनका जन्म हुआ था, उनके पिताजी एक्साइज इंस्पेक्टर थे बिहार में, तो वहां पे जन्म हुआ था। तो वे 3 स्टेटों में मिलकर के रहना चाहते थे, अंततः उसी में काम करते रहे। और जिस दिन उनका जन्म हुआ था उसी दिन उनकी डेथ भी हुई थी 1962 में। 1882 में तो उनका जन्म हुआ था 1 जुलाई को, 1 जुलाई 1962 को 80 वर्ष के हो चुके थे, उसी दिन उनका डेथ हुआ था। और उस दिन भी उन्होंने लोगों की सेवा की, सुबह मरीजों को देखा। और आज डॉक्टर, पूरे भारत के जितने भी डॉक्टर हैं, वो मरीजों को इसी लगन से देख रहे हैं, लेकिन वो सम्मान किसी को नहीं मिलता। उनके बाद बताइए भारत रत्न कितने और दिया गया। तो ये हमारे सिस्टम की कहीं ना कहीं कमियां रही हैं। वो सरकारी चीजों पे जोर देना चाहते हैं कि सबको, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ थे, लेकिन अब आज देखिए प्राइवेटाइजेशन कितना बढ़ गया है। एक भी प्राइवेट हॉस्पिटल गरीबों को सेवा नहीं दे रहा है। तो मेरा मानना है इनका राष्ट्रीयकरण भी कर देना चाहिए, क्योंकि अभी केसेस भारत में बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। अभी बॉस ने कहा कि यहाँ पे जो फिगर है वो 15 करोड़ के आसपास से, इससे भी मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। यहाँ केसेस काफी ज्यादा हैं, क्योंकि टेस्टिंग अभी कम हुई है। अभी हम 1 करोड़ टेस्टिंग भी नहीं कर पाए हैं। सोचिए 130 करोड़ हमारे यहाँ पे लोग हैं और 1 करोड़ टेस्टिंग नहीं हुई, तो कैसे पता चलेगा कितने ज्यादा केसेस हैं। जबकि जब शुरू में यह बीमारी आई तो WHO का क्राइटेरिया था 3 से 5%। यदि 100 के टेस्ट होता है, 3 से 5% पॉजिटिव आते हैं, तो और ज्यादा आपको टेस्ट करने की जरूरत है। बट अभी भी हमारे देश में टेस्टिंग का रेशियो जो है उतना तेजी से नहीं बढ़ पा रहा। तो ये परिस्थितियां हैं। डॉक्टर मैं फिर भूल जाऊंगा सवाल। ये डॉक्टर साहब ने कहा कि उनको इंग्लैंड में दाखिला नहीं मिल रहा था, मतलब रेसिज्म हो रहा था, रंग, देश के आधार पे या नस्ल के आधार पे, जो भी है। भारत में भी मैंने सुना है कि एम्स सफदरजंग में फिजियोलॉजी में फेल कर दिया जाता है जाति विशेष के बच्चों को। ये भी मैं सोचता हूँ डॉक्टर डे पर ये भी बात हो जाए। हाँ, देखिए हर विभाग में ऐसा ही नहीं है, लास्ट ईयर तक के विभाग में बच्चों को फेल किया जाता है। यदि आपके नाम के सामने मैं कई बार बता चुका हूँ, कुमार लगा हुआ है, किसी को पता चल गया कि ये बहुजन वर्ग का है,
तो उसको सप्ली लगनी तय है, भले ही वो कितना ज्यादा टैलेंटेड हो। पीजीआई चंडीगढ़ का केस आपने देखा होगा कि एक गैंगवार थे जीएसबीएम के, उन्होंने एग्जाम निकाल लिया डीएम के लिए, लेकिन इंटरव्यू में नंबर इतने कम कर दिए कि वो 8वें नंबर पे आ गए, जबकि 4 सीटें थी, पहले नंबर का टॉपर लड़का वो बाहर हो जाता है। तमाम न्यूज में छाया ना, पवन गैंगवार नाम था उनका। तो एक और सवाल ले लेते, चूंकि ये लोग विदेश में अभी काम कर रहे हैं, भारत की मेडिकल सिस्टम को समझिए, सुने जनरल कैटेगरी में ट्रांसफर, वो मेरिट का जो मसला है, जो मेरिट कहा जाता है, ये तो आप SC ST OBC को तो सिर्फ दाखिले में रिजर्वेशन मिलता होगा, सेमेस्टर पास करने में तो मिलता नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए क्या है ना, यहाँ पे कुछ लोगों का जो एडमिशन है, इन्होंने प्राइवेट सिस्टम लाया कि 100 नंबर से भी कम पे हो जाता है, माइनस मतलब 4 नंबर भी पाए हैं तब भी एडमिशन हो जाता है। तो फिर मेरिट की बात कहाँ रह गई? आप बताइए, फिर मेरिट की बात कहाँ रह गई? ज्यादातर सीटें भारत में क्या है, प्राइवेट हैं, गवर्नमेंट कुछ ही सीटें हैं, उसमें 50% आरक्षण बड़े मुश्किल से लागू है। ओबीसी का तो 13.5% है, ऑल इंडिया में मिलता ही नहीं। सोचिए हमारे कितने डॉक्टर कम है, बहुत ज्यादा कम संख्या में, और वो भी कहाँ पे जॉब करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में। डॉक्टर संग्राम, क्या आपके यहाँ इंग्लैंड में आप हैं, वहाँ क्या है पेशेंट और डॉक्टर का रेशियो, और उसके भारत की तुलना करें तो? इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट है शंभू जी, ये काफी सतर्क रहती है डॉक्टर के, नर्सेस के बारे में, कितना उनको लोग चाहिए, वर्कफोर्स कितना चाहिए, तो ये एडवांस में प्लानिंग होती रहती है। तो इसके हिसाब से वो बाहर के डॉक्टरों को लेना, उनको इनकरेज करना, या उनके जो क्राइटेरिया होते हैं उनको बदलते रहते हैं जरूरत के हिसाब से। तो अब जैसे अब सुमेर जी ने बताया कि सोनू जी ने, कि यहाँ पर इंडिया में हमने तालियां बजाई या हमने मोमबत्तियां भी जलाई डॉक्टरों को थैंक्स करने के लिए, लेकिन हालात ये है कि डॉक्टरों को एक्चुअल में फैसिलिटीज कुछ नहीं है। मैंने महाराष्ट्र में 1999 to 2000 एक साल के लिए गवर्नमेंट में काम किया है, तो मैं करीबी से जानता हूँ सिस्टम को। हम लोग सिर्फ दिखावा करते हैं, एक्चुअल में जमीनी हरकत कुछ अलग ही होती है। यहाँ पर यूके में जैसे ही कोरोना का ये माहौल बन गया, तो मेरा वीजा फ्री में एक्सटेंड करा दिया। यहाँ के जो होम ऑफिस ने मेरे फैमिली का वीजा फ्री कर दिया 1 साल के लिए, उसमें हमारा हेल्थ सरचार्ज भी भर दिया, तो मेरे 5 लाख रुपए उसमें बच गए और मेरा टेंशन भी सब खत्म हो गया। तो इस तरह की जो डायरेक्ट हेल्प जो होती है, जो लोग हम कोरोना वॉरियर्स बोलते हैं, लेकिन उनको हेल्प क्या है, तो कुछ भी नहीं है। उल्टे मैंने पीछे एक न्यूज सुना था कि गवर्नमेंट ने PM केयर फंड के लिए डॉक्टरों का फंड निकाल दिया, उनके जो PPE किट का था। तो ये सब हमारे यहाँ पे पॉलिटिक्स चलता है, राजनीति चलती है। और जैसे डॉक्टर सोनू ने ये दूसरा एक मुद्दा अभी डिस्कस किया कि ये रिजर्वेशन कास्ट के बेसिस पर, तो मैं भी पुणे के मेडिकल कॉलेज में पढ़ा हूँ। मैंने ये सारा वहां पर अनुभव किया है कि कुछ विशेष जाति के लोग अपने जाति के लोगों के लिए प्रैक्टिकल में मार्क्स बढ़ा देते हैं। जब पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग चलता है MD-MS का, तो उसमें ट्रेनिंग में भी काफी पार्शियलिटी चलती है। मेरा एक खुद का दोस्त क्लासमेट जो SC कैटेगरी से सर्जरी में दाखिल हुआ था, तो उसको इतना तंग किया गया, तो वो डिप्रेस होके उसने वो सर्जरी का ट्रेनिंग ही छोड़ दिया, रेसिडेंसी उस वक्त। तो ये सब जातिवाद ट्रेनिंग में मेडिकल स्कूल में पायल तडवी का एग्जांपल है, उनको सुसाइड करना पड़ा मुंबई में। पायल तडवी का हम लोग आएंगे, इस पर भी आएंगे, डॉक्टर्स डे पर बात होगी तो पोस्टमार्टम तो होगी यार, भारत की व्यवस्था की पोस्टमार्टम करेंगे। और डॉक्टर नरेंद्र, क्या है बांग्लादेश में क्या स्थिति है? अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से बात करें तो कुछ बेहतर किया है उन लोगों ने? बांग्लादेश में अगर हम केसेस देखें तो चूंकि क्राउडेड सिटी है, क्राउडेड पॉपुलेशन है, तो संख्या में कमी नहीं है। लेकिन जो एक चीज हमने यहाँ पे देखा, वो ये देखा कि लोग सड़कों पे भीड़ और अफरा तफरी नहीं थी, लोगों को खाने की प्रॉब्लम नहीं हुई, ये चीज हमने देखा। और लोगों को जाने आने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये चीज ओवरऑल में पिछले 3-4 महीने से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। जो ढाका या बांग्लादेश में हमने कोई न्यूज ऐसा नहीं सुना कि लोग खाने की लाइन लगाए हों और खाने को नहीं मिल रहा है और वो घर नहीं जा पा रहे हैं। ये चीज हमने देखी। भाई जांच यहाँ पे भी कम हो रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा हमने कभी अफरा तफरी नहीं देखा। ओवरऑल अफरा तफरी बिल्कुल नहीं देखा। और दूसरा चीज है कि जब हम अभी जैसे बात डॉक्टर सोनू बोल रहे थे कि डॉक्टर्स का रिजर्वेशन का, तो ही वाज राइटली सेइंग कि भाई हमारे यहाँ 60 से 70 हजार 80 हजार सीटें, उसमें ज्यादातर प्राइवेट में है। और
सबसे बड़ी विडंबना यह है शंभू जी कि हम डेटा पे बात नहीं करते हैं। एक जगह डेटा कोई साक्ष्य जो है पहाड़ जैसा है, एक जगह छोटा सा डेटा है, उसको मीडिया इतना हाईलाइट करता है कि पहाड़ जैसे डेटा को, जो कि ये शो करता है कि जो जनरल कैटेगरी के प्राइवेट कॉलेजेस में 90% सीटें मिनिमम मार्क्स पे आते हैं कि उतना मार्क्स तो CST ओबीसी का होता जाता है, पैसे से बेच देते हैं, भेज देते हैं। और वो जो लड़कों का आप देखेंगे उनके नंबर 0 होते हैं, तमाम सब्जेक्ट में 0 0 0 0 होते हैं, लेकिन वो चूंकि प्राइवेट कॉलेज में वो फी दे सकते हैं। अगर आप उसका डेटा निकाला जाए आप तो पता चलेगा उसमें जनरल कैटेगरी कितने हैं, SC ST OBC कितने हैं, तो आप पाएंगे कि 10% भी रिजर्व के नहीं होंगे। 90% वो जो मिनिमम मार्क के साथ प्राइवेट में है और जिनका कि 0 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर पे की सीट ले रहे हैं। तो जब हम डेटा की बात करते हैं तो लोग तुरंत भागते हैं, क्योंकि जब डेटा से कंपेयर करेंगे, चाहे आप जिस क्वालिटी के पैरामीटर पे कर लीजिए, तो आप वो डेटा पे कंपेयर नहीं कर सकते हो, कंपीट नहीं कर सकते। इसीलिए वो डेटा की जगह हो सिंगल उस पे केस पे भागते हैं। एक केस पकड़ लिया डॉक्टर नरेंद्र कुमार का, तो उसको इतना हाईलाइट करेंगे जिसे नरेंद्र कुमार के सारा रिश्तेदार उसमें इन्वॉल्व है, जबकि अगर उनके पास पूरा इन्वॉल्व है, पूरा बिग डाटा है, करप्शन से लेके खराब प्रैक्टिस से लेके, लेकिन उसको हाईलाइट नहीं करते। मैंने तो सुना है, डॉक्टर सोनू बताएंगे कि भारत में सुना है कि जो चाइना वाली डिग्री है उस पर भी बहुत सारे लोग CMO बने हुए हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए यहाँ पे क्या है, जब चाइना के आते हैं वो चूंकि इंटरव्यू में पैसा दे देते हैं, इंटरव्यू में पैसा दे करके अंदर हो गए, मेडिकल ऑफिसर बने, पॉलिटिकल पकड़ है, आगे बढ़ते जाते हैं। तो ऐसे लोग तो बहुत ज्यादा हैं PMS सर्विसेज पे। फिर भी हमें इनसे दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ की डॉक्टरों की संख्या कम है और भी बढ़ाई जानी चाहिए, बट सरकार गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं बढ़ाना चाहती है। इवन गवर्नमेंट में जितनी सीटें हैं, मेरा मानना है कि और ज्यादा डबल होना चाहिए। डिप्लोमा यहाँ खत्म कर दिया गया पूरे भारत में। देखिए जब तक डिप्लोमा था तो 1.5 साल में एक नया स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन जाता था, अब क्या है उसे 3 साल लग रहे हैं, तो डॉक्टर बनने में बहुत टाइम लगने लगा। तो यहाँ पे ये सब नई चीजें इन्हें लानी पड़ेगी, और नए नए जैसे कॉलेजेस खोलने के प्रावधान अभी पीछे हो रहे थे, बट अब सब कॉलेज PP मॉडल, PPP मॉडल, मतलब प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, जिसकी फीस होगी 1 करोड़ रुपया। जितनी मोदी सरकार में अनाउंसमेंट हुए, 1 करोड़ रुपया कहाँ गरीब आदमी देकर पड़ेगा। तो ये निजीकरण पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और जबकि देखिए निजी संस्थाएं कुछ भी हेल्प नहीं कर रही हैं। आप किसी निजी संस्था को देखे नहीं होंगे 100 पेशेंटों का इलाज कर रहा है बिना पैसा लिए, बड़े मुश्किल से लोगों को एंट्री मिल रही है, और कितना महंगा है वहां पे कास्ट। तो सरकारी जब आप बनाएंगे नहीं पहले, तो आप उसकी मांग नहीं करते। आप जब आती हैं तो मध्यम वर्ग पूरा कहता है प्राइवेट ठीक है, निजीकरण ठीक है, और आज वही भुगत रहा है। तो ऐसी चीजें, ये सारी बहस आपको इस देश में टेलीविजन अखबार पर नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको पता है कि सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल को किसकी जरूरत है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि इन सब मुद्दों पर बात करें, और डॉक्टर सोनू जिस तरह से बता रहे हैं। डॉक्टर सोनू, वो सवाल मेरा एक अधूरा रह गया था आपसे कि आप लोग के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो सहूलियतें दी जा रही है, उस दिन फिर प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोरोना से लड़ने वालों का बड़ा सम्मान कीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार की तरफ से कम कोरोना के लिए मुहैया कराया जा रहा है कि नहीं, या उसमें भी वैसी ही हालत है और सैलरी काटी जा रही है आप लोग की PM केयर्स फंड में? हाँ देखिए, स्टार्टिंग में तो सैलरी कटी है PM केयर्स फंड में, वो बिल्कुल सही है। नोटिस निकला है, कुछ लोगों ने जो रिप्लाई दिया कि मुझे नहीं कटवानी है, उनका छोड़ करके बाकी मैक्सिमम डॉक्टरों की काटी गई। इवन DA सबका रोका गया है, ऐसा नहीं किसी एक पर्टिकुलर डॉक्टर का रोका गया है। फिर भी जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वैसा नहीं है। हालांकि PPE किट की सप्लाई बढ़ी है तो वो तो मिल रही है, बट जो इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है, जैसे जो रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए अभी हम लोग तैयार ही नहीं है। गवर्नमेंट सीटें आप देखेंगे कितनी है दिल्ली में, अभी तक 10,000 बेड अच्छे से नहीं बनाए जा सके। दिल्ली जैसे सरकारी बेड की मैं बात कर रहा हूँ, स्टेट में, जो कि सबसे डेवलप है भारत का। तो 10,000 बेड जब यहाँ पे नहीं है तो और जगह की क्या बात करेंगे। तमाम इन्होंने दावे किए कि ट्रेन में ICU बना रहे हैं, इस स्टेडियम में ICU बना रहे हैं, लेकिन एक भी ICU अभी नजर नहीं आया है। तो केसेस इस तरह के, और होम आइसोलेशन यहाँ दिल्ली में देखा होगा आपने, होम आइसोलेशन तो कॉमन है, ज्यादातर मरीजों को अब 3 दिन में डिस्चार्ज करके घर भेज दिया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण ही, क्योंकि उनके रहने खाने की व्यवस्था नहीं है। जबकि दिल्ली में लोगों के पास ऐसे कमरे हैं जिसमें कि कमरे में 5-5, 6-6 लोग रह रहे हैं, तो बीमारी बढ़नी ही है। इसलिए यहाँ पर आपके देखने में बढ़ रहा लगातार। डॉक्टर संग्राम, आपके यहाँ जब NHS बोरिस जॉनसन शुरुआत में कोरोना से पीड़ित हुए, उसके बाद उन्होंने बहुत मर्मस्पर्शी लेक्चर दिया NHS को लेकर, नेशनल हेल्थ सिस्टम को लेकर, जो इंग्लैंड में है। उसके बाद क्या है, भारत के मैंने सुना है कि बहुत सारे डॉक्टर जो हैं, जो अमेरिका और इंग्लैंड में काम करते हैं, और उनकी काफी इज्जत है वहाँ। आप लोगों की जो पढ़ाई, आप लोगों पर ज्यादा भरोसा करते हैं, बहुत बेहतरीन डॉक्टर्स आपको माना जाता है।
तो उसकी क्या वजह देख रहे हैं कि क्या अब वहाँ एनएचएस जो सरकारी, चूंकि उनका डेमोक्रेसी भी बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहा है, वहाँ बहुत सेंसिटिव सरकारें हैं, पॉलिटिकल अवेयरनेस भी बहुत ज्यादा है, तो क्या वहाँ की जनता भी अब सरकारी अस्पताल को लेकर बहुत केयर वो हो रही है, सेंसिटिव हो रही है, उनको लग रहा है कि नहीं, वी हैव टू नीड लाइक एनएचएस? हाँ शंभू जी, यहाँ जहाँ तक इंग्लैंड की बात है, यहाँ पर एनएचएस 1948 में शुरू हुई थी और उसको अब 70 साल से ऊपर हो गए। और 2018 में एक नेशनल सर्वे हुआ था, उसमें लोगों को पूछा गया था कि भाई इंग्लैंड की हिस्ट्री में आप लोगों को सबसे ज्यादा जिस पर नाज हो ऐसी कौन सी चीज है, तो ज्यादातर लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने एनएचएस पर नाज होने की बात की थी। तो उनको पूरे दुनिया भर में इंग्लैंड के रानी का राज था, इस पर कोई नाज नहीं है। उनके ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज, ब्रिटिश एयरफोर्स, किसी भी चीज पर नाज नहीं है इनको। अपनी नेशनल हेल्थ सर्विसेज के ऊपर दे आर प्राउड ऑफ इट। तो ये लोगों को एनएचएस जो है यहाँ के लोगों के संस्कृति से जुड़ी है, यहाँ के डे टू डे लाइफ से जुड़ी है, और लोगों को उसका इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस भी पता है और वो उसका केयर भी करते हैं। और खास करके जब कोरोना के दिनों में इनके गवर्नमेंट को भी काफी इसका सिग्निफिकेंस पता चला है। बोरिस जॉनसन और ये जो टीम है, इनकी पार्टी एनएचएस का प्राइवेटाइजेशन करने में ज्यादा भरोसा रखती है, ऐसा ज्यादातर माना जाता है यहाँ पर। लेकिन वो खुद जब बीमार हो गए और उनको आईसीयू की जरूरत पड़ी, तो उनके समझ में आ गई ये बात कि एनएचएस कितनी इम्पोर्टेंट है। तो वो इमोशनल हो गए और उन्होंने ये बात मीडिया में भी कही जाहिर तौर पर कि मैं एनएचएस में और इम्प्रूवमेंट करने का ट्राई करूंगा और मेरा गवर्नमेंट इसके लिए कटिबद्ध है। तो ये यहाँ के डे टू डे लाइफ से जुड़ी है। और एनएचएस के ऊपर यहाँ पर चुनाव लड़े जाते हैं। हमारी तरह बाबरी मस्जिद, राम मंदिर या पाकिस्तान, चीन, इन मुद्दों पर बिल्कुल बात नहीं होती है यहाँ पर। ये नॉनसेंस और बैकवर्ड पॉइंट्स होते हैं इनके लिए। एनएचएस क्या है, फॉरेन पॉलिसी क्या है, एजुकेशन में क्या बदलाव लाए, इन चीजों पर डिस्कशन होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है एनएचएस ब्रिटिश लोगों के लिए। और जहाँ पर फॉरेन डॉक्टर्स का जो मुद्दा आपने पूछा है, फॉरेन डॉक्टर्स यहाँ पर वेलकम किए जाते हैं क्योंकि हम लोग काफी एक्सपीरियंस्ड होते हैं और हम पढ़ाई करके आते हैं। लेकिन हमको यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंट्री नहीं होती है। यहाँ पर एग्जाम्स होते हैं, क्वालिफाइंग एग्जाम्स, जैसे प्लैब है इंग्लैंड में, अमेरिका में यूएसएमएलई देना होता है। तो ये एग्जाम क्वालिफाई, और ये एग्जाम बहुत इम्पार्शियल होता है। यहाँ पर किसी भी जाति, चाचा फूफा वाला मामला नहीं है, भाई भतीजा बात नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है। ऐसे यहाँ की जो जनरल मेडिकल काउंसिल है, ये हर साल माइनॉरिटीज और ये जो लोग अल्पसंख्यक हमारे जैसे इंडियंस, ब्लैक्स, माइनॉरिटीज, इनके बारे में रिपोर्ट्स जारी करती है। यहाँ तक कि शुरू में जो डॉक्टर्स यहाँ पर कोरोना से मर गए, उनके बारे में बहुत बड़ा पॉलिटिकल इश्यू यहाँ के गवर्नमेंट ने किया। यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है, मेडिकल एसोसिएशन, इन्होंने किया। हम लोगों ने कुछ भी आवाज नहीं उठाया, उन्होंने हमारे लिए आवाज उठाई कि इंडियंस और अफ्रीकन लोग इसमें क्यों मर रहे हैं। तो उसकी जो बायोलॉजिकल रीजन है वो सामने आ गए। तो इनको डर था कि कहीं ये लोग बलि का बकरा तो नहीं बन रहे हैं, इनको ज्यादा रिस्क में तो नहीं हम डाल रहे हैं। इन चीजों के ऊपर इंक्वायरी हो गई और अब सामने आ रहा है कि ये बायोलॉजिकल रीजन है। तो उसके लिए हम सब डॉक्टर लोगों का स्क्रीनिंग हुआ है, हमको स्पेशल एडवाइस दिया गया है, स्पेशल हमको एक्स्ट्रा छूट दी गई है कि आप लोग नॉर्मल पेशेंट को भी पीपीए पहनिए। तो मुझे ये एक्स्ट्रा एडवाइस दिया गया है जो यहाँ के गोरे डॉक्टरों को नहीं है, मुझे है। तो यहाँ पर ज्यादा हमारी काफी इज्जत होती है, रिस्पेक्ट दिया जाता है। यहाँ तक कि काफी सारे हाईएस्ट पोजीशंस पर भी इंडियन ओरिजिन के डॉक्टर्स, पाकिस्तान ओरिजिन या अफ्रीकन ओरिजिन के डॉक्टर्स जाकर बैठे हैं। इसमें कास्ट, रिलीजन, मेरा कोई रिलीजन यहाँ पर पूछता नहीं है, मेरी कास्ट कोई पूछता नहीं है। इनफैक्ट इससे कुछ किसी को लेना देना नहीं होता है इन चीजों से। आप काम करो, क्वालिटी दिखाओ काम की, और आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। तो ये काम के बेसिस पे होता है। डॉक्टर नरेंद्र, आप पीजीआई चंडीगढ़ में प्रोफेसर रहे हैं, अभी हैं भी, अभी आप 2 सालों के लिए बांग्लादेश में हैं। हमें जरूरत है और पीजीआई और एम्स की और सरकारी अस्पतालों की, और वो हाँ बिल्कुल जरूरत है। देखिए, पीजीआई एम्स से ज्यादा जरूरी जो कोरोना ने हमको बहस छेड़ने पे मजबूर किया है कि हमें अपना बजट जो है
ट्रिमेंडसली बढ़ाना पड़ेगा। ये बहस को हमें सोसाइटी में अवेयर करना पड़ेगा, मतलब लोगों को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाए तो कितना परसेंट होना चाहिए, कम से कम 10%, 20%? नहीं, मेरा ये कहना है कि अभी भी हम लेस देन 2% ऑफ जीडीपी यूज कर रहे हैं। हमें जब तक 6%, 7% तक नहीं ले जाते हैं, तो हमें आज की डेट में एम्स पीजीआई से ज्यादा जरूरी है हमारा जो गांव में लोग रह रहे हैं उनका पीएससी और सीएससी मजबूत हो। और हमारा पीएससी सीएससी मजबूत होगा जहां पे ये हो कि इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको टैकल करने की सुविधाएं होगी, तो आपका जो लोड है ये टर्शरी केयर सेंटर पे, एक तो वो कम हो जाएगा। तो जो टर्शरी केयर सेंटर का स्पेशल पर्पज होता है टू डू द टर्शरी स्पेशलाइज काम, पता चला कि हम पीजीआई की आपको बात करें तो पीजीआई में मलेरिया से लेके हर बंदा आ रहा है, तो हम टर्शरी केयर सेंटर का जो पर्पज है उसको हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा पेरिफेरल हेल्थ सिस्टम बिल्कुल वीक है। ये आज की जो कोरोना है, कोरोना शायद प्राथमिक उपचार केंद्र है उसको मजबूत करने की जरूरत है। ये कोरोना अगर ये चीज दे पाया, कोरोना अगर ये क्राइसिस है तो हम इसको इस तरह भी मानते हैं कि ये ब्लेसिंग होगा कि अगर ये कोरोना क्राइसिस लोगों में ये अवेयरनेस दिखाए कि हमारी जो डिमांड होगी वो क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी हेल्थ की होगी। अगर पब्लिक इस बात पे डिस्कशन शुरू करे, हमारा जो पब्लिक डिस्कोर्स है, लोगों से बात करने का तरीका है, अगर हम इस पे अपने आप को टिकाए रखें कि हमारा जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, आप हमें इसको स्ट्रेंथन करो, क्योंकि ये क्राइसिस आई थी और फ्यूचर में आप मना नहीं कर सकते कभी नहीं आएगी, क्योंकि जिस हिसाब से लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है, नया वायरस फिर से आ सकता है अगले 4 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल बाद। तो शायद एक तरह से हमें ये अलर्ट कर रहा है कि नाउ द टाइम हैज कम टू थिंक सीरियसली टू स्ट्रेंथन अवर पीएससी एंड सीएससी। एक बार उसको हम स्ट्रेंथन कर लेते हैं, उसको करने के लिए आपको बजट तो चाहिए। आप अगर 6% से 5%, 6% नीचे रखेंगे तो आप कभी भी फुलफिल नहीं कर पाएंगे। ये इमीडिएट नीड है कि गवर्नमेंट को ये तो सोचना पड़ेगा कि हमारा जो बजट है हेल्थ का, और आपको बताएं पीजीआई जैसे इंस्टीट्यूट के बजट कम हुए हैं पिछले 4-5 सालों में, ये मैं आपको रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि वहां के बजट कम हुए हैं। तो जब आप जो ऑलरेडी स्टैब्लिश इंस्टीट्यूट उसके बजट कम होते हैं तो आप पेरीफेरी में आप समझ सकते हैं कि उनके बजट कितने कम होंगे। तो ये कोरोना, हम बहुत खुश हो गए इस कोरोना क्राइसिस से हम निकल आएंगे, वो अलग बात है, लेकिन ये बहस जरूर छिड़ना चाहिए कि हमें बजट बढ़ाना है। अगर ये नहीं छिड़ा तो इसका पर्पस सॉल्व नहीं होगा, शायद हम लंबा फिर हमारा फ्यूचर में हम इससे ज्यादा। क्या लगता है आप लोग काम कर रहे हैं क्या, जो भारत में जो अस्पतालों की स्थिति है उस पर बेसिक्स क्या करने की जरूरत है? देखिए, अभी तो बेड की संख्या बढ़ानी ही है, ज्यादातर केस बढ़ रहे हैं। ये कोरोना वार्ड नया एकदम हमेशा के लिए स्टेब्लिश करना ही पड़ेगा, जो कि पहले हमारे यहाँ नहीं था। अब इलाज करने के तरीके भी बदलने के पड़ेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ के डॉक्टरों को पीपीई किट पहनने के लिए पहले कभी भी अवेयरनेस नहीं थी, तो आज दिक्कत हो रही है। यहाँ का टेम्परेचर जानते हैं 45 है, और 45 डिग्री सेंटीग्रेड में पीपीई किट पहन करके सैंपलिंग करना है, चाहे कोई भी काम करना, बहुत ही कठिन काम है। इन सभी मुद्दों को ध्यान में रख करके नई नई थेरेपी भी लानी पड़ेगी। देखिए, प्लाज्मा थेरेपी आज फिर से अलाउ कर दी गई, और बहुत पहले मैंने बोला था, दिल्ली सरकार ने जब एक्सपेरिमेंट किया था, चूंकि मुस्लिम लोग अपना ब्लड डोनेट कर रहे थे, प्लाज्मा डोनेट कर रहे थे, इसी सरकार के लॉ अग्रवाल जो सचिव है उन्होंने बैन लगा दिया था आईसीएमआर की वजह से। अब चाहे जैसे ही प्रेशर लगाकर कर दिया हो, लेकिन आज देखिए फिर से अलाउ हो गई, जब इतने ज्यादा मरीज बढ़ गए हैं। यदि स्टार्टिंग में आप वही किए होते तो कंफ्यूजन है। जैसे देखिए, WHO की कोई और गाइडलाइन आती है, आईसीएमआर की कोई और गाइडलाइन आती है, इनका बनाने का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का तरीका अलग होता है, अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं, उनका टेस्ट नहीं हो पा रहा है। तो ये सब समस्याएं हैं। टेस्टिंग बढ़ाना बहुत जरूरी है, सबसे बड़ा जो मुद्दा है हमारे यहाँ का। टेस्टिंग यदि बढ़ेगी तभी डिटेक्ट हो पाएंगे, जब मरीज डिटेक्ट हो पाएंगे तो हो सकता है बीमारी आगे ना फैले। भारत में जो सबसे बड़ी, यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, ये ऐड करूंगा डॉक्टर सोनू में, कि जो टेस्टिंग का एडवांटेज है कि जो हम क्लिनिकल साइंस की बात करते हैं, संग्राम सिंह उससे एग्री करेंगे, जब हमें एक्चुअल डेटा ही नहीं पता होगा आगे का प्रिपरेशन नहीं होगा। एक तरह से हम मेडिकल साइंस को कमजोर कर रहे हैं, प्रॉपर डेटा आप पॉजिटिव कोरोना ना देके।
वर्ल्ड वाइड बात कर रहे हैं हम, पूरे वर्ल्ड में अगर होता क्या, जब हमारे पास डेटा होता है कितने लोग इन्फेक्टेड हैं, उसके बेस पे हम शायद उसका पैटर्न क्या है, किस तरह से जा रहा है, तभी हम बता सकते हैं। तो हम एजम्पशन कर रहे हैं कि बहुत लोग सब क्लिनिकली इन्फेक्टेड हैं लेकिन उनको सिम्टम नहीं आ रहे हैं या उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही है। लेकिन अगर हमारे पास एक्चुअल टेस्ट में डेटा हो कि चलो 15 करोड़ लोग इन्फेक्टेड हैं, आउट ऑफ दैट सिर्फ 5,000 लोग 10,000 लोग मरे हैं, और उसमें अगर हम स्टडी करते हैं कि हमारा जो वायरस का बिहेवियर है, किस तरह बिहेवियर है, अगर हम पॉजिटिव पाएंगे तो उसमें हम स्टडी नहीं करेंगे। जब हम स्टडी नहीं करेंगे तो हमें उसको जो वेराइटी है कोरोना का या जेनेटिक नेचर है वो शायद हम एग्जैक्टली नहीं पा सकते। तो डेटा बहुत जरूरी है। जी 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 जी। तो अच्छा, ये मैं कह रहा था डॉक्टर साहब कि ये जो कोरोना वाला जो पूरा मामला चल रहा है, और चूंकि आप लोग डॉक्टर हैं, पूरी दुनिया भर में आप लोगों के चीजें स्टडी करते रहते हैं। हम लोग चूंकि जाति उन्मूलन प्रोग्राम भी चला रहे हैं, तो डॉक्टर्स डे है और हर जगह भारत की सबसे बड़ी बीमारी जातिवाद है, और उसकी थेरेपी बहुत जरूरी है, उसका उन्मूलन बहुत जरूरी है। तो मैं चाहूंगा कि डॉक्टर सोनू भी बताएं, चूंकि आप तीनों लोग भारत से जुड़े हैं, तो डॉक्टर सोनू से हम शुरू करते हैं कि डॉक्टर सोनू, कैसे जातिवाद का कैसे कैसे इम्प्लीमेंट होता है भारत के मेडिकल कॉलेजेस में, क्योंकि ये सबसे शानदार जॉब के लिहाज से, सेवा के लिहाज से, कैरियर के लिहाज से सबसे शानदार है, सबसे चैलेंजिंग है। तो आप पहले शुरू करें, बताएं कि क्या क्या, और हमारे जो छात्र जो पायल तडवी की तरह किसी को सुसाइड न करना पड़े, किसी को फिजियोलॉजी में फेल न होना पड़े, तो वो क्या क्या सावधानी बरते और किस तरह से वो आगे बढ़े ताकि उनको ये सब फेसेस न करना पड़े। देखिए, डॉक्टर बीसी राय जिनका आज जन्मदिन है, उन्होंने कहा था, वो मानते भी थे कि हमें यदि गुलामी से स्वतंत्रता मिल जाती है, लेकिन हमें यदि आर्थिक समानता से स्वतंत्रता नहीं मिलती है, सामाजिक न्याय से स्वतंत्रता नहीं मिलती है, तो फिर किसी काम की यह स्वतंत्रता नहीं रह जाएगी। आज के दिन बताइए, आर्थिक विषमता कितनी ज्यादा फैल गई है। एक व्यक्ति की मासिक आय, महीने की आय जो है मुश्किल से 8 से 900 रुपये है, गांव में आप देखेंगे वो और भी कम हो गई है। काम रोजगार नहीं मिल रहा है और एक व्यक्ति की आय लाखों रुपए में है। तो फिर इतनी ज्यादा विषमता फैल जाने से आर्थिक स्वतंत्रता हमें कहाँ मिली। और सामाजिक न्याय की तो आप बात ही नहीं करिए। सामाजिक न्याय की आवाज उठाने वाले जो लोग हैं उन्हें जेल में इवेन बंद कर दिया जाता है। आप तो देख ही रहे हैं, यहाँ पे कोई भी यदि लड़ रहा है उन मुद्दों को उठा रहा है, तो ये जहर जो एक शेड्यूल कास्ट के डॉक्टर थे विशाखापट्टनम, वो जेल में हैं अभी। हाँ, कफिल जेल में है, उन्होंने भी यही बात उठाई थी कि भैया जीडीपी में कुछ और बढ़ाया जाए। हाँ, वही चीजें मैं बता रहा हूं। तो यहाँ पे इन सभी की बात करने वाला आज देशद्रोही हो गया। इसलिए हमारे देश में तो दिक्कतें एकदम बढ़ती जा रही हैं, जबकि सरकार के लिए खुद चाहिए इन सभी मुद्दों पर काम ले। यदि कोई व्यक्ति माइनॉरिटी समाज का, चाहे SC ST OBC समाज का कुछ कंप्लेन करता है, तो उसका सीधा सा तरीका है उसे सस्पेंड करिए, जेल में डाल दीजिए। तो फिर कहाँ मुद्दे आएंगे बाहर पे। तो अब शांति से लोग अपना काम कर रहे हैं, और बाकी अन्य जगह क्या स्थिति है बॉस लोग अभी बताएंगे। डॉक्टर पाटिल, आपके किस तरह का अनुभव रहे भारत में, और आप क्या मशवरा देंगे उन तमाम स्टूडेंट्स को जो मेडिकल साइंस में आना चाह रहे हैं? देखिए, ये जो डिस्क्रिमिनेशन का जो मसला है, ये सभी जगहों पर है, लेकिन इसको किस तरह से टैकल करना चाहिए, टैकल किया जाता है, ये अलग अलग तरीके हैं। यहाँ पर यूके में NHS में अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है और इसके खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है, तो उसको एक प्रोटेक्शन दिया जाता है। विसल ब्लोअर जिस चीज को हम बोलते हैं, उनको कानून से प्रोटेक्शन है। तो ये हॉस्पिटल को और सिस्टम को ये कंपलसरी हो जाता है कि अगर किसी ने आवाज लगाई तो उन मुद्दों पर काम करे, उस पर एक्सप्लेनेशन दे और ऑफिशियली उस पर कार्रवाई करे, और जिसने आवाज लगाई है उसको भी प्रोटेक्शन मिले। ये तो यहाँ का जनरल मेडिकल काउंसिल का रूल ही है। और हमको एनकरेज किया जाता है कि आप सिस्टम में जो भी निगेटिविटी चल रही है, जो भी रिस्की एक्टिविटीज चल रही है, उसके खिलाफ आवाज उठाए। इसके लिए हमें ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे आवाज उठाना चाहिए, कौन से नंबर पर आप खुद बात कर सकते हैं, आपको अगर आपका नाम छुपाकर अनोनिमसली कंप्लेन करना है तो कैसे करना है। इसके लिए हमको शुरू में ही जानकारी दी जाती है जैसे हम एम्प्लॉय होते हैं। तो ये कल्चर भारत में नहीं दिखाई देता है। भारत में उल्टा होता है। उल्टा जो सही न्याय देना चाहता है उसकी हत्या हो जाती है, जो ऑफिसर करप्शन रोकना चाहता है उसके ऊपर झूठे मुकदमे चलाए जाते हैं, उसको जेल भिजवा दिया जाता है, उसकी पूरी जिंदगी फैमिली बर्बाद कर दी जाती है। और मेडिकल फील्ड में भी यही है। आप
देखिए जो जिन डॉक्टरों ने आवाज उठाया है, जो अपने रास्ते पर सही चल रहे हैं, उनको किस तरह तकलीफ दी जाती है, क्योंकि वो माइनॉरिटीज है, मुसलमान है या बैकवर्ड क्लास के है, SC ST OBC है, उनको सपोर्ट नहीं मिलता है। और यही आवाज अगर कोई करीबी जो पॉलिटिशियंस के करीबी है या कोई अपर कास्ट है वो उठाते हैं तो उनको प्रोटेक्शन मिल जाता है पॉलिटिकल। बस तो वो उठाते नहीं है ज्यादा, अगर उठाते हैं तो उनको प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो ये चीजें इंडिया में कल्चर सा हो गया है। इसके लिए सिस्टम तो चेंज होना ही चाहिए, लेकिन ये जो नैतिकता है, बदलाव लाने के लिए, बदलाव लाना जो चाहते हैं, आवाज उठाते हैं, उनको सपोर्ट करने की नैतिकता भी समाज में आनी चाहिए। और संविधान और नियमों के प्रति रिस्पेक्ट करना जो सिस्टम ने अब छोड़ दिया है, लोगों ने छोड़ दिया है, ये भी एक उसका भी अवेयरनेस लोगों में बनना चाहिए कि कानून नियम सबसे पहले आता है। जैसे अमेरिका में अब एक ब्लैक आदमी की मौत हो गई पुलिस के क्राइम में, हमारे यहाँ इसी बात को एनकाउंटर की तरह से प्रस्तुत किया जाता है और उन पुलिस वालों का अभिनंदन किया जाता है, उनको हीरोज की तरह पेश किया जाता है। हमारे यहाँ पर इस पर मूवी भी बनी है अब तक 56। तो ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आर रिगार्डेड एज हीरोज, तो लेकिन वो कानून के, संविधान के खिलाफ एक्ट होते हैं, उनको हीरो बोलते हैं हम लोग। तो ये जो कल्चर है हमारा, ये जो दृष्टिकोण है, ये बदलना बहुत जरूरी है। और ये घर से और स्कूल से बदलेगा। हमारे स्कूलों में और घरों में जब तक जातिवाद की बात नहीं होगी, स्कूलों में इसका शिक्षण नहीं दिया जाएगा कि डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, कास्टिज्म क्या होता है, ये कहाँ से आया है, ये जब तक हम पढ़ाते नहीं है बेसिक लेवल पर, तब तक ये आगे नहीं आएगा। नहीं तो एक आध आदमी प्राइम मिनिस्टर भी बन जाएगा, लेकिन वो माइनॉरिटीज के या रिजर्वेशन के लोगों के खिलाफ उसके मन में निगेटिव ही रहेगा, क्योंकि उसको किसी ने बताया ही नहीं है कि ये क्या है, ये क्यों आया, कहाँ से आया और इस पर क्या इलाज करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि वेस्ट और भारत में ये डिफरेंस है कि यहाँ पर लोग खुलकर इस पर बात करते हैं, ब्लैक्स, एशियंस, माइनॉरिटीज, इनके राइट्स पर बात करते हैं, इन पर होने वाले अत्याचारों पर खुलकर बात होती है। ये स्कूलों में पहली कक्षा से शुरू होता है। तो यह कल्चर चेंज हमारे देश में बहुत जरूरी है। डॉक्टर नरेंद्र, आप क्या कहेंगे? मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। अगर ये फोटो देख सकते हैं, इसमें आप थोड़ा जूम करिएगा, इसमें एक रेड कलर का एब्सेंट मार्क होगा, आप देखिएगा कि मेरा एब्सेंट मार्क है। ये 2006 का किस्सा है, जब रिजर्वेशन आया हुआ था इंस्टीट्यूट में। मैं उसमें सीनियर रेजिडेंट हुआ करता था SGPGI में। तो हमारे साथ के जितने भी रेजिडेंट थे जनरल कैटेगरी के, सब स्ट्राइक पे गए हुए थे अगेंस्ट रिजर्वेशन, और मैं काम कर रहा था। तो चौथे दिन मैंने कहा भाई ठीक है, आप लोग कर रहे हो, मैं अपना डिपार्टमेंट चला रहा हूँ सिंगल हैंडेडली एज ए रेजिडेंट, तो मैं एक प्रो रिजर्वेशन एक मार्च निकालना चाहता हूँ आधे घंटे का, जस्ट टू शो माई सॉलिडरिटी दैट कि मैं वहां पे अपना कि भाई मैं प्रो रिजर्वेशन हूँ। तो उसके बाद आधे घंटे के लिए मैं जाता हूँ, लौट के आता हूँ, मैं रोज प्रेजेंट होता हूँ, मुझे रेड कलर से गोल लगा के एब्सेंट करते हैं हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट। और एक मिनट, बाकी जो लोग होते हैं पिछले एक हफ्ते से एब्सेंट होते हैं, सबका छोटा छोटा ब्लू लगाते हैं, मेरे में एक बड़ा सा रेड एब्सेंट। ये एब्सेंट तो आधे घंटे का एब्सेंट का रेड से, बाकी एक हफ्ते का एब्सेंट ब्लू से, वो भी छोटा छोटा। तो मैं उनसे बोलता हूँ कि डॉक्टर साहब ये बताइए, मैं गया हेड के पास, मैं रेजिडेंट था, मैं डरता तो था नहीं, मैंने गया, मैंने कहा बताइए डॉक्टर साहब, मैं आधे घंटे के लिए गया, परमिशन लेके गया, मैं इतना बड़ा सा रेड एब्सेंट किया है, इसका क्या मतलब है? क्या मेरा एब्सेंट आधे घंटे का गुनाह हो गया कि मैं प्रो रिजर्वेशन में अपना रैली निकाला? और बड़ी बात है, आपको बताएं शंभू जी, यह 2006 की बात है, मैं अकेले रेजिडेंट था, हमारे साथ करीब 8-10 रेजिडेंट थे जो रिजर्व के थे। रात भर हमने तैयारी की कि सुबह रैली निकालेंगे, मार्च करेंगे, तो सुबह 5 बजे तक सारे रेजिडेंट को भगा दिया जाता डरा के, मैं अकेला पड़ता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, वहां पे चूंकि कर्मचारी हमारे साथ थे, तो हमने 50 कर्मचारियों के लिए सबको अपहरण पहनाया। मैंने कहा चलो भाई। तो फिर जब मैं वहां पे मीडिया आ गई, मीडिया ने बोला भाई आपके साथ कोई डॉक्टर है नहीं। मैंने कहा यही तो मैं चाहता हूँ, रिजर्वेशन होना चाहिए। पेशेंट SGPGI में आता है बड़ी सर्जरी कराने के लिए, ना कि अगर हमारे पास 50% होते थे, अस्पताल आज बंद ना होता। तो अब ये बात है कि ये तो हमारा एक किस्सा मैं बता रहा हूँ कि लोगों का जो माइंड सेट है कि अगर आपका एक छोटा सा तिनका भर का गुनाह, आप गुनाह भी नहीं, राइट्स को आपको इतना हाईलाइट करेंगे, वो इनका शो करता है कि आप मेंटली कितने अगेंस्ट हो, कितना हेट करते हो, कि आप हमारे आधे घंटे एब्सेंट को रेड से मार्क करते हो, बाकी पूरा रेजिडेंट, पूरा डिपार्टमेंट जो है पूरे 7 दिन से एब्सेंट है, उसको आप बिल्कुल ब्लू से कर रहे हो। ये तो एक किस्सा है, उसके साथ बहुत से किस्से जुड़े। मेरा पर्सनल डॉक्टर सोनू बैठिए सर 5 मिनट और। हाँ
हाँ, तो ये तो एक पूरा 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 बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, जितने बड़े इंस्टीट्यूट हैं उसमें ये बहुत ही फाइन तरीके से और बहुत ही डीप रूटेड एक डिस्क्रिमिनेशन है, जिसको कि आप नंगी आंख से कहते नहीं देख सकता, एक समाज का आदमी नहीं देख सकता। लेकिन जितना भीभत्स रूप डिस्क्रिमिनेशन का जितने बड़े इंस्टीट्यूट है, चाहे वो मेडिकल इंस्टीट्यूट हो चाहे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट हो, वहां पे बहुत ही महीन तरीके से बहुत डीप रूटेड है। उसको सबके बस की बात नहीं समझना। इस एब्सेंट का मतलब आप कह सकते हो हाँ एब्सेंट तो एब्सेंट है, लेकिन इस रेड एब्सेंट का मतलब ये शो करता है कि इससे ज्यादा बुरा आपका वो नहीं कर सकते थे, वरना वो करते। क्योंकि वो रेड ही चला सकते थे और कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने रेड से एब्सेंट किया, वरना वो शायद आपको निकाल के बाहर भी कर सकते थे। उतना वो गुस्सा कर रहे थे आपको उस आधे घंटे के प्रोटेस्ट में। ये शो करता है, इसको हमें समझने की जरूरत है। अगर आप सिंपल देखें, ये मीने चाहे रेड हो चाहे ब्लू हो, लेकिन जब आप उसको डीपली आप एनालाइज करते हो एज ए इंटेलेक्चुअल, तो आपको लगता है कितना गुस्सा भरा हुआ है उनके खिलाफ, मेरे खिलाफ वो उनके मन में, कि उन्होंने उस समय कलम रेड से किया। या तो उस दिन आप सबको रेड से करते, तब ये मान लेते भाई आपके पास रेड ही पेन था, उस दिन आपने सबको रेड से कर दिया, ये मान सकते थे हम। लेकिन आपने एक कलम हटाया, रेड किया, बाकी सब ब्लू किया। इसका मतलब कि आपके पास दोनों पेन थे, आपने डिलीवरेटली हमको रेड पेन से एब्सेंट किया। ये शो करने के लिए आपको कितना हेट करते हो हमें, बस ये सिंपल सी बात है। रामदेव की दवाई पर क्या कहना है आप लोग? रामदेव की दवाई पे मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि सर जुड़िए, मैंने लिंक भेजा आपको। हाँ नरेंद्र जी कंप्लीट कीजिए। शायद डॉक्टर नरेंद्र से कनेक्शन कुछ कम हो रहा है। सर डॉक्टर संग्राम आप क्या कहेंगे रामदेव की दवाई पर? वो तो रिफ्यूज कर गए, इनकार कर गए। हेलो हाँ, रामदेव की दवाई पर कंप्लीट। हाँ, मैं उसमें एक ही चीज बोलूंगा कि बेसिकली ये आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। जी डॉक्टर संग्राम आप बताइए, शायद उनका इंटरप्ट हो रहा है इंटरनेट। रामदेव की जो दवा है शंभू जी, इसके बारे में मैंने 23 तारीख को एक फेसबुक पर लाइव किया था, और जैसे उनका प्रेस रिलीज हुआ था, और उसके पहले भी मैंने मेरे यूट्यूब पर एक वीडियो रिलीज किया था मराठी में। आप और नाम इंग्लिश में बता भी दीजिए अपने यूट्यूब का, ताकि हम लोग भी उसको देख सकें। डॉक्टर संग्राम जी पाटिल नाम का मेरा यूट्यूब चैनल है, छोटा सा चैनल है, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो बेसिकली भारत की ये समस्या है कि ज्यादातर लोग जो मेडिकल फील्ड में भी काम करते हैं, हम लोगों को मेडिकल एविडेंस क्या होता है ये पता ही नहीं है। आप अगर बोल दो कि रामदेव की दवा के लिए कोरोना में एविडेंस नहीं है, अभी तक कोई इसका कोई रिसर्च नहीं हुआ है ठीक से, तो लोग आपको आयुर्वेदा के खिलाफ हो ऐसा बोल देते हैं। जैसे आप अगर सरकार से सवाल पूछ लो तो आप एंटी नेशनल हो गए, कोई अंधश्रद्धा पर बात कर लो तो आप एंटी रिलीजन हो गए। तो आयुर्वेदा का एविडेंस बताओ, ऐसे आपने अगर पूछ लिया तो लोग बोलते हैं आप आयुर्वेदा के खिलाफ हो। तो मैंने यही अपील किया था रामदेव, पतंजलि से भी और लोगों से भी और गवर्नमेंट से भी उस वीडियो में, कि आप इसके जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं जो होने चाहिए मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से, वो करिए, वो दुनिया को दिखाइए, और अगर आपकी मेडिसिन उसमें पास है तो ये सब जगह चलेगी। हम भी यूके में उसको इस्तेमाल करेंगे, आपका प्रचार करेंगे। लेकिन आप ट्रायल ही नहीं कर रहे हो, जो भी है झूठ मूठ का बता रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो, और एक मीडिया इवेंट करके उसमें डिक्लेयर कर रहे हो। ये तरीका नहीं होता है मेडिसिन रिलीज करने का। मेडिसिन रिलीज करने का तरीका होता है आप पे ट्रायल्स का जो रिपोर्ट है वो आप पब्लिश कीजिए, डॉक्टर्स की बॉडी को दिखाइए, और फिर उसके बाद में आपको ICMR जो गवर्नमेंट की बॉडी होती है वो अप्रूव करेंगी, और आपकी दवा फिर उसके बाद रिलीज होगी। आप इसको बाईपास कर रहे हैं और आपकी सब। डॉक्टर संग्राम हमारे साथ KP चौधरी जी जुड़ रहे हैं। हम लोग चूंकि कास्ट एट्रोसिटी की बात कर रहे थे कि मेडिकल सिस्टम में भी किस तरह से जातिवाद काम करता है, और डॉक्टर KP चौधरी जो हैं वो यहाँ जाति उन्मूलन और जो आरक्षण के खिलाफ जो षड्यंत्र करता है उसके ये डॉक्टर हैं, मतलब यूनियन का नेता है, SC/ST फेडरेशन के सबसे बड़े संघ के परिसंघ के महासचिव है। और ये जैसे आप लोग मरीजों का इलाज करते हैं, ये यहाँ जातिवादियों का इलाज अभियान चलाते रहते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जरिए हो चाहे जो भी। तो वही हम लोग सर समझने की कोशिश कर रहे थे कि मेडिकल सिस्टम में क्या कैसे जातिवाद होता है, उस पर भी आपसे राय लेंगे। डॉक्टर सोनू आप क्या कहेंगे रामदेव वाली दवाई पर? देखिए, जो रामदेव जी की दवाई थी, इसमें कंटेंट इन्होंने जो दिया था, पहले कोई आयुर्वेदिक है ही नहीं, इसमें इन्होंने पैरासीटामोल मिला दिया था। अब जब पैरासीटामोल इन्होंने मिला दिया तो ये कहाँ से आयुर्वेदिक रह गई? पहली चीज इन्होंने
भ्रमित किया। दूसरा, इन्होंने खुद मान लिया कि ये इम्यूनिटी बूस्टर है, आकर के बताया इम्यूनिटी बूस्टर है, केवल प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाता है। मतलब इसका मतलब साफ साफ हुआ कि ये केवल इम्यूनिटी बूस्टर के लिए थी, ये कोरोना का इलाज तो था ही नहीं। और तीसरी बात जो रही ट्रायल की, ट्रायल इन्होंने कहीं नहीं किया है, तो आप किसी को भी कोई भी चूर्ण मिला करके दे दीजिए, उसका इलाज तो हो ही जाएगा। माइल्ड पेशेंट पे या जो बहुत कम जिनमें सिम्टम्स आ रहा है, उनका इलाज तो बड़े आसानी से संभव है। अतः आप कह नहीं सकते हैं कि ये कोरोना का ट्रीटमेंट है। उन्होंने भी ये मान लिया कि ये कोरोना का ट्रीटमेंट नहीं है, फिर भी उन्होंने इसे इसी के नाम से प्रचारित किया था कि उसकी दवा बिक जाए, जबकि देखिए डॉक्टर आज डॉक्टर अरुण हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, उनके क्लिनिक में टेस्ट हुआ, उन्होंने कहा है कि उसमें पैरासीटामोल डाला हुआ है। तो ये आयुर्वेद का सबसे ज्यादा अपमान है कि आप आयुर्वेदिक दवाई में पैरासीटामोल डाल रहे हैं। आज वो हमसे नहीं जुड़ पा रहे क्योंकि वो मरीज देख रहे हैं नीदरलैंड में। उन्होंने कहा कि यहाँ डच टाइम के हिसाब से 4 बजे मैं जुड़ूंगा। अब केपी चौधरी साहब भी जुड़ गए हैं। चौधरी साहब, मेडिकल सिस्टम में भी बहुत जातिवाद है, जैसा संग्राम जी ने बताया और डॉक्टर नरेंद्र ने बताया या डॉक्टर सोनू बता रहे हैं। तो क्या आपका एसोसिएशन भारत में, जैसे पायल तडवी का मामला था जो कास्ट एट्रोसिटी होता है, उसको लेकर भी कोई कैंपेन चलाएगी, क्योंकि आपके पास सबसे बड़ा एसोसिएशन है भारत में? देखिए शंभू जी, आपने जैसे कहा कि मेडिसिन के क्षेत्र में, जुडिशरी के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, चाहे पुलिस हो, चाहे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे सिविल सर्विस हो, चाहे मंत्रियों के विभाग का बंटवारा हो, चाहे एमपीओ के अधिकार की बात हो, जातिवाद तो मैं ये मानता हूँ कि भारत की भूमि में सांस लेने वाला हर आदमी जातिगत भावना से ग्रस्त है। ऐसी स्थिति में इस बात से इनकार नहीं किया सकता कि जो अभी आपने मेडिसिन के विषय पर, आप हमारे जो सीनियर विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर्स हैं पूरे विश्व के, आज आपके साथ जूम के माध्यम से अपने विचार रख रहे हैं, तो भारत में तो ये चीजें बड़ी सामान्यतया और बड़ी सफलता पूर्वक होती रही हैं। और इन सब का नुकसान इस देश के बहुजन समाज को, मूल निवासी को, आदिवासी को हर कदम पर, हर पल उठाना पड़ रहा है, जिसके लिए हम, आपने देखा कि वर्ष 1997 से लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। दिल्ली की धरती पर लाखों लोगों की रैलियां करना, भारत के राष्ट्रपति से मिलना, प्रधानमंत्री से मिलना, लोकसभा को बंद कराना, लोकसभा में सवाल उठवाना, जंतर मंतर प्रदर्शन करना, एमपीओ को प्रमोट करना कि आप हमारी आवाज उठाइए, अंतर्राष्ट्रीय दलित सम्मेलन करना, यूएनओ जाकर के आवाज को उठाना, ब्रिटिश पार्लियामेंट में आवाज उठाना, ये सारे कनाडा पार्लियामेंट में आवाज को रखना, वहां प्रस्ताव पास कराना, भारत के प्रधानमंत्री को भिजवाना, ये सब हमारी कार्यशैली का पिछले 97 से हिस्सा रहा है। और आगे भी इस कार्यक्रम को हमने हमेशा अपने समाज के हित में जारी रखे हुए हैं। अभी पिछले दिनों कोरोना महामारी के दौरान आपने देखा कि हमें नहीं पता सरकार ने क्या किया, लेकिन निश्चित रूप से महासंघ के साथियों ने पूरे देश में अपने गरीब समाज के लोगों को, प्रवासी मजदूरों को जो मदद दी, उसका कवरेज आपने भी किया है। तो जो मेडिसिन की बात जहां तक आप कह रहे हैं, मेडिसिन का क्षेत्र भारत से अछूता नहीं हो सकता। अगर भारत की भूमि में काम हुआ है तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि मेडिसिन के क्षेत्र में भी हमारे समाज के साथ जितना अत्याचार, अनाचार और जो भी मतलब नुकसान हो सकता है, वो इतिहास में भी किया गया और आगे भी किया जाता रहेगा। और इसके लिए हम लोग पूरे समाज के लोगों को अपील करते हैं, सब लोगों को इकट्ठा होने की बात कर रहे हैं, सबको सामूहिक नेतृत्व की बात कर रहे हैं, बाबा साहब के संविधान को नेता मान करके सबको उसका फॉलो करते हुए, अनुसरण करते आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। कोई नेता ना हो, कभी नेता ना हो, 2 अप्रैल की तरह, 2018 की तरह इस देश के अंदर एक सामाजिक आंदोलन जो खड़ा हुआ, उस आंदोलन की जब तक पुनरावृत्ति नहीं होगी, तब तक ये भारत का मूल निवासी, आदिवासी, बहुजन समाज का आदमी इसी तरीके से भटकता रहेगा और उसके साथ अन्याय होते रहेंगे। डॉक्टर संग्राम को शायद बहुत कुछ, चूंकि वो कोरोना के मरीज तो मैं नहीं कहूंगा, वो सर्वाइवर है, योद्धा है। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल, क्या आप लोग जब लंदन में बैठे होते हैं तो भारत पर बारीक नजर रखते हैं, क्या जो कम्युनिकेशन गैप था वो कुछ कम होता दिख रहा है सोशल मीडिया की वजह से? और रविदास महाराज जी के गुरु घर को लेकर जिस तरह से आंदोलन चला था, और खासकर इंग्लैंड में, यूरोप के देशों में जिस तरह से उसको लेकर लोगों में नाराजगी थी, अभी क्या रिस्पॉन्ड है? और आप लोग भारत में जो घटनाक्रम हो रही है उसको इंग्लैंड में रहते हुए कैसे वॉच करते हैं? शंभू जी, हम लोग तो काफी करीबी से भारत से जुड़े हुए होते हैं और हमेशा हम पहली चीज जो करते हैं, भारत में क्या क्या ब्रेकिंग न्यूज है, क्या चल रहा है, स्पेशली सोशल जो घटनाएं होती है उस पर मैं खास करके ध्यान रखता हूँ। तो काफी जब केपी चौधरी जी जैसे जो लोग हैं, संगठन है जो समाज को सही दिशा में लाने का प्रयास करते रहते हैं, ये सब देख के हमें बहुत खुशी मिलती है। नेशनल दस्तक के एटम्स भी वैसे ही है, तो ये काफी पॉजिटिव लगता है। लेकिन समाज में जो चलता है और जिस तरीके से सरकार और मेनस्ट्रीम मीडिया इन चीजों को ठीक से पेश नहीं करती है और समाज के जो मूल मुद्दे होते हैं उनसे भटका देती है,
और अलग ही तरह के। अब चाइना की प्रॉब्लम हो गई है, तो ये प्रॉब्लम क्यों हुई है ये एक भी मीडिया ठीक से नहीं बता रही है, और हम टिकटॉक और इन चीज़ों पर इन भावनाओं में बहना शुरू हो गए, तो इनसे फिर इसका एक्सप्लॉयटेशन इलेक्शंस के लिए होना शुरू हो गया। तो इस तरह हम मुद्दों को भटका देते हैं, हमारे मीडिया, हमारी सरकार भी ठीक से इन चीज़ों को लेती नहीं है और भटका देती है। तो ये हमें बहुत यहाँ पर बैठकर बुरा लगता है, और ये मुझे ही नहीं, जो लॉजिकल थिंकिंग करता है, सेक्युलर थिंकिंग, जो लोग जो राइट विंगिस्ट होते हैं, आरएसएस और भाजपा के समर्थक होते हैं, इनको भी इन चीजों से बुरा लगता है, लेकिन वो कह नहीं पाते हैं, खुलकर सामने नहीं आते हैं, क्योंकि इसमें उनकी ईगो हर्ट हो जाती है या फिर उनके ऊपर दबाव होता है, तो ये लोग बोल नहीं पाते हैं। लेकिन अगर इनसे हम कुछ पर्सनल कन्वर्सेशन करें तो उसमें वो बोल देते हैं कि अरे ये मोदी जी की ये बात ठीक नहीं है, या बीजेपी की ये बात ठीक नहीं है, मीडिया, ये इंडियन मीडिया सब बिक चुका है, ये कुछ आवाज नहीं उठाता, ये सब बोलते हैं पर्सनल में, लेकिन खुल के नहीं आते हैं बोलने के लिए। तो हम ध्यान रखते हैं, वेस्ट में मीडिया बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है, ये समाज को सवाल पूछता है, ये गवर्नमेंट को सवाल पूछता है, और समाज का सही मायने में प्रतिनिधित्व करता है। समाज के जो छोटे छोटे घटक है, पिछड़े हुए, माइनॉरिटीज, इमाइग्रेंट्स, इनके प्रश्न सामने लाता है मीडिया। और समाज भी काफी मैच्योर है यहाँ पर। एक सिंपल सी बात आपको बताता हूँ कि यहाँ पर कृष्ण मंदिर में कोरोना के लॉकडाउन के करीब आसपास एक बड़ा प्रोग्राम हो गया था, जिससे कोरोना फैल गया और कुछ लोगों की मौत भी हो गई। ये तो हमने सोशल मीडिया में नहीं पढ़ा, ये मेन न्यूज में भी नहीं आया, ये कृष्ण मंदिर की वेबसाइट से हमें पता चला कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो यहाँ की जो मैच्योरिटी है मीडिया की, गवर्नमेंट की, समाज की, ये मैच्योरिटी हम भारत में नहीं देखते। हमारे यहाँ पर मरकज से कुछ लोग पॉजिटिव हो गए तो इसका गवर्नमेंट के लेवल पर ही पॉलिटिक्स हो जाता है, मीडिया इसको लेके फिर कुछ महीनों तक एजेंडे चलाती है, सोशल मीडिया इमेच्योरली ये सब चलाता है। तो ये सब देख के बहुत बुरा लगता है यहाँ पर वेस्ट में बैठकर, और फिर इनसिक्योरिटी लगना शुरू हो जाता है। शुक्रिया डॉक्टर संग्राम, आपकी तबीयत आप जल्दी रिकवर करें, और आप तो रिकवर कर ही गए हैं, 5 दिन और रेस्ट लें और फिर आप जुड़े। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आगे भी हम आपसे जुड़ते हैं। थैंक यू। चौधरी साहब हमारे साथ बने रहेंगे, और डॉक्टर सोनू भी हैं अभी। डॉक्टर सोनू, एक से भी वो सवाल जुड़ा है, आज प्रधानमंत्री हमारे हम लोग आज सोचिए कि मेडिकल मतलब डॉक्टर्स डे है, और प्रधानमंत्री जो है आज के दिन में कम से कम किसी मंदिर के उद्घाटन में जाते तो वो जा रहे हैं कहीं मंदिर के राम मंदिर को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर साहब, हम लोगों ने बात की केपी चौधरी साहब से, फिर हम स्ट्रेट कर रहे हैं। चौधरी सर, आज एक बड़ी खबर है जो कि प्रधानमंत्री को जो है वो बुलाया जा रहा है, राम मंदिर वाला जो मामला है उस पर वो जाने वाले हैं उद्घाटन करने। ये खबर मैं आपको बता दूं, पहले पूरी खबर। राम जन्मभूमि ट्रस्ट अध्यक्ष से मंदिर निर्माण कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए पीएम को बुलावा, कहा भीड़ न होने देंगे। आप लोग की तो जमीन ही रख ली गई रविदास गुरु घर के लिए, 12 बीघे के बदले 400 वर्ग मीटर। नहीं, ये बिल्कुल सही है कि हमारी जो जमीन पुश्तैनी जमीन है, जो सैकड़ों वर्षों से हमारे गुरु संत गुरु रविदास जी के का जो ट्रस्ट वहां बना हुआ था, जो वहां मंदिर बना हुआ था, उनकी अस्थियां वहां रखी हुई थी, जिस तरीके से उसको ध्वस्त किया गया, जिस तरीके से वहां बुलडोजर चलाया गया, जिस तरीके से चार दीवारी की गई, और जिसके बाद में पूरा देश और दुनिया के लोगों ने आंदोलन किया, शंभू जी, वो देखने वाला आंदोलन था। आपने तो खुद जो है उसको रामला मैदान में लाखों लोगों को कवर किया। उसके बाद में सरकारी स्तर पे भी इसमें वार्ताएं हुई, और उसके बाद में 12 बीघा जमीन को काट करके 400 स्क्वायर फीट में तब्दील कर देना, ये बहुत ही मतलब ये समझे कि इससे बड़ी चिंता की बात। अरे भैया, आपने अक्षरधाम मंदिर आपने गांधीनगर में बनवाया, आपने अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में बनवाया, आप देखिए तो सही कि उनकी मंदिरों का कितना परिसर का इलाका, कितनी जमीन आपने वहां कब्जा रखी है, कितनी जमीन आपने इस्तेमाल की है। तो क्या भारत के एक संत गुरु रविदास जी के लिए उनकी 12 बीघे जमीन को काट करके आप 400 स्क्वायर फीट में 400 स्क्वायर मीटर में आप तब्दील कर रहे हैं? इससे ज्यादा और दुख की और चिंता की बात और कुछ हो नहीं सकती। यानी आपके मन में मतलब संत गुरु रविदास जी, जो कि पूरे भारतवर्ष के एक एक व्यक्ति के दिल में राज करने वाले व्यक्ति हैं, जिन्होंने सबके लिए काम किया है, उस संत के एक मंदिर की जो जगह है, जो कि पुश्तैनी जगह थी, लंबे समय से जो है वो मंदिर के ट्रस्ट के नाम पर थी, संत गुरु रविदास जी की अस्थियां रखी हुई थी,
और आप रातों रात वहां पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आधार बना करके रातों रात वहां पर आप बुलडोजर चलवा देते हैं, सब तोड़वा देते हैं, आप वहां पर जो है दीवार खड़ी करवा देते हैं, पुलिस फोर्स लगा देते हैं, लोगों को वहां से हटा देते हैं। तो ये जो, और आप अगर अब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप 400 स्क्वायर, पहले 100 स्क्वायर फीट ले लीजिएगा, अब उसके बाद में 400 स्क्वायर फीट की बात, स्क्वायर मीटर की बात हुई, तो 100 स्क्वायर मीटर से 400 स्क्वायर मीटर में आप आए। अरे भाई, ये जमीन अगर 12 की 12 पी की जमीन दी जाती तो मुझे लगता है कि पूरे विश्व में जो संत गुरु रविदास जी के अनुयायी है उनको बड़ी खुशी होती। और मैं अपील करूंगा भारत की सरकार से, भारत सरकार का जो ये मंत्रालय है शहरी विकास, इसके अंडर में डीडी आता है, शहरी विकास मंत्री से मैं निवेदन करूंगा, माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करूंगा कि आप ये 12 की 12 बीघे जमीन तो एटलीस्ट संत गुरु रविदास ट्रस्ट को दीजिए, जिससे कि वहां भव्य मंदिर का निर्माण हो सके। और संत गुरु रविदास जी के अनुयायी पूरे देश में, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, उनकी भावनाएं को उसमें आप थोड़ा सा राहत देने की बात तो कीजिए। हम तो चाहते हैं कि ऐसे आप अगर मान लिया अक्षरधाम बना रहे हैं जगह जगह पूरे, अगर राम मंदिर बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बनाइए। और राम मंदिर की खुदाई के दौरान वहां पर जो अवशेष निकले हैं वो इस बात का प्रमाणित करते हैं कि वहां पर बौद्ध विहार था, वहां पर भगवान बुद्ध की मूर्तियां, और ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र जी, ये राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष है, सभी धर्मों के लोगों को इसमें बराबर का अधिकार है। बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान में सबको बराबर हक दिया गया है, सभी धर्मों को बराबरी का हक दिया हुआ है। तो अगर आप वहां पर मुस्लिम समाज की, माइनॉरिटी समाज की आप मस्जिद बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हिंदू समाज के लोगों के लिए मंदिर बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आज ये प्रमाण जो निकल रहे हैं, जो आप जमीन खुदाई के दौरान जो प्रमाण आ रहे हैं, उनको आधार बना करके वहां एक भव्य है, हम कहेंगे बौद्ध विहार का निर्माण भी अगर होता है तो पूरे देश के जो बौद्ध धर्म के अनुयायी उनको खुशी होगी। आप तो सारी मीटिंग में थे, बने हुए थे, क्या बातचीत हुई थी? सरकार से आश्वासन मिला था आप लोगों को? देखिए, मैं भी उस डेलीगेशन का हिस्सा था। भारत सरकार के जो हमारे संसदीय कार्य मंत्री हैं श्री अरुणा मेघवाल जी, जो राजस्थान के बीकानेर से सांसद हैं और पहले भी IAS अधिकारी रह चुके हैं, हमारे समाज के साथ जुड़े हुए हैं, हमारी बैठकों में भी आते हैं, हर मीटिंग में वो कोशिश करते हैं समाज के बीच में आने की, बहुत ही सामाजिक आदमी है। लेकिन उनके साथ जो उनके कार्यालय के अंदर मीटिंग हुई, उसमें संत हमारे वाघमारे साहब उसको मीटिंग को हेड कर रहे थे, मैं भी उस डेलीगेशन का हिस्सा था। तो उन्होंने ये कहा था कि RSS भी इस मंदिर को बनवाने की बात करता है, प्रधानमंत्री जी भी इसको मंदिर को बनवाने की बात कर रहे हैं और भारत के गृह मंत्री जी भी इस मंदिर को बनाने की बात कर रहे हैं। तो हमने कहा रुकावट कहाँ है? तो उसके बाद में एक कमेटी बनाने की बात आई, कमेटी बनी वाघमारे साहब की अध्यक्षता में, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में उसको रूलिंग जो दी है 400 स्क्वायर मीटर की, वो चिंता की बात है, दुख की बात है। और हमारा ये कहना है कि आप सरकार उसमें एक पहल करे, 400 स्क्वायर मीटर जमीन सुप्रीम कोर्ट के कहने से दी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बची हुई जो 12 बीघे जमीन, जो बची हुई जमीन है उसको भी आप मंदिर को दें, जिससे कि वहां भव्य मंदिर का निर्माण हो। अगर नहीं ऐसा हो रहा है तो अब क्या, चूंकि वो बड़ा आंदोलन था, जंतर आप लोगों ने रामलीला मैदान भरा, गिरफ्तारियां हुई, आगे का क्या रास्ता होगा? चूंकि पूरी दुनिया की नजर है। क्योंकि इस आंदोलन को, देखिए, इस आंदोलन को पूरा समाज इसको लेके चल रहा है, समाज का हर व्यक्ति, रामलीला मैदान के अंदर लाखों लोग, पूरे देश दुनिया के लोग आए थे, हर आम और खास इस आंदोलन का हिस्सा रहा है। संत जो वाघमारे साहब हैं, उन्होंने इस आंदोलन को लीड किया, उनके साथ में आपने देखा कि रामलीला मैदान में हजारों की संख्या में धार्मिक गुरु हमारे मौजूद थे। इसके बाद में मुझे पूना भी जाने का मौका मिला, जगह जगह जाने का मौका मिला, जहां जहां भी ऐसे कार्यक्रम हुए, मैं उन कार्यक्रमों का एक एक समझो कि मैं भी हिस्सा रहा हूँ। और सभी जगह सभी को ये उम्मीद थी कि ये जमीन हमारी पूरी हमको मिलेगी और 12 की 12 बीघा जमीन में हमारे संत गुरु रविदास जी का भव्य मंदिर का निर्माण होगा। अब इसमें संत वाघमारे साहब क्योंकि इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में हम सब लोग काम कर रहे हैं, तो जो भी आदेश संत वाघमारे साहब का इस विषय में होगा, क्योंकि रामलीला मैदान का जो निर्णय था वो भी संत वाघमारे साहब का ही निर्णय था और उन्होंने सभी ने मिलकर तय किया था, और आगे जो भी आंदोलन की दिशा तय होगी निश्चित रूप से उसमें सब हम लोग भागीदार होंगे। तो क्या मैंने आप लोग ये बात कह पाएंगे कि जिस तरह से मुस्लिमों के साथ व्यवहार हो रहा है उस तरह से बुद्धिस्टों के साथ या रविदासिया समाज के साथ, सबके साथ अब आपको मतलब सिर्फ आपको सनातनी बन के रहना है तो रहना है, नहीं तो जाति तब भी पीछा नहीं छोड़ेगी। आपके महापुरुषों का भी अब सम्मान सवालों में आ रहा है, मतलब उनसे भी समझौता करना पड़ रहा है। ऐसा है शंभू जी, आप बहुजन समाज की बात कर रहे हैं, बहुजन समाज के लिए दिन रात आप प्रयत्नशील हैं, आपका एक एक पल एक एक क्षण बहुजन समाज को इकट्ठा करने में, बहुजन समाज की आवाज उठाने में लगा हुआ है। मैं तो इससे भी बड़ी बात कहता हूँ, बहुजन समाज का मतलब है SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और गरीब, जो भी जनरल कैटेगरी का आदमी है जो गरीब है,
जो रोटी की समस्या से परेशान है, इन सबको इकट्ठा होने का समय आ गया है। सबको इकट्ठा होना चाहिए, और जिस दिन ये सब लोग इकट्ठा होंगे तो खुद अपनी सरकार बनाए, और सरकार बना करके, भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में सभी धर्मों का आदर हो, और जिसका जो भी धार्मिक स्थान जहां था वो वहां बनना चाहिए, वहां होना चाहिए। और जब अपने शासक, कहना मान्यवर काशीराम जी का, जब अपने शासक आप खुद बन जाएंगे तो निर्णय आप अपने हिसाब से लेने के, फिर आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर सोनू, क्या लगता है आपको, जो हम लोग उस दिन बात कर रहे थे कि, और नरेंद्र जी, डॉक्टर चौधरी साहब भी थे, कि आप मतलब आपको हिंदू भी कहा जाएगा और आपके सम्मान के साथ समझौता भी करना पड़ेगा, आपको अधिकार भी वंचित रहेंगे, चाहे वो मंदिर का ही अधिकार क्यों ना हो। देखिए, तो होता रहा है वो अपना, देखिए बहुत ही उनका जो प्लान होता है बहुत महीन प्लान होता है। ये आप देखेंगे इस देश में सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव कौन है? एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी। आप जब मंडल कमीशन आ रहा था सबसे ज्यादा विरोध में कौन थे? कौन सुसाइड कर रहा था? आपको तब भी पता है। 2006 में जब आंदोलन आया ओबीसी को आरक्षण दे दिया जाए, तब भी विरोध में कौन था? अभी नरेंद्र सर ने बताया। तो आपने देखा होगा जब इनको अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आरक्षण दिया तो हमारे लोगों ने उस तरह का कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि पूरे भारत में भी सबसे ज्यादा कोई प्रोग्रेसिव है तो बहुजन समाज के लोग हैं। अभी केपी चौधरी सर ने कहा कि जो उनमें गरीब लोग हैं, जिनको रोटी खाने में दिक्कत है, वो भी हमारे साथ आए। तो आप इसी से जान सकते हैं कि हमारे लोग, चाहे वो बीएसपी पार्टी भी क्यों ना हो, आपने देखा होगा कई बार कि उसमें भी लोगों का सम्मान है, लेकिन उनकी पार्टी में हमारे लोगों का कोई सम्मान नहीं है। गोरखपुर में एक सांसद जी को मारा जाता है, वो हमारे समाज से आते हैं, हालांकि वो बीजेपी के सांसद हैं, फिर भी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की जाती है। हम लोगों का उसमें सम्मान है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा अपने सम्मान से समझौता तो कभी नहीं करना है, चाहे रविदास मंदिर की बात हो, चाहे बौद्ध मंदिर की बात हो, चाहे अयोध्या की बात हो। हमें अपनी बात उठाते रहनी है ताकि आने वाली पीढ़ियां कहें कि जब लुट रहा था देश तुम क्या कर रहे थे, हम जवाब दे सके। इस पे साहब, आखिरी सवाल कि क्या आगे भी आप लोग इसके लिए आवाज उठाते रहेंगे, जो जमीन का पूरा मामला है गुरुद्वार का? देखिए, निश्चित रूप से ये हमारे संत गुरु रविदास जी के, मतलब ये कि उसके मंदिर का मामला तो है ही, उसके साथ साथ पूरे विश्व के जो अनुयायी हमारे हैं, संत गुरु रविदास जी के अनुयायी, आज देखिए शंभू जी पूरे विश्व में फैले हुए हैं। मुझे तो बाबा साहब अम्बेडकर के आशीर्वाद से, संत गुरु रविदास जी के आशीर्वाद से मुझे तो पूरे विश्व में जाने का मौका मिलता है। मैं पूरे विश्व में देखता हूँ संत गुरु रविदास जी के फॉलोअर पूरे विश्व में हैं। सब लोग इस बात को लेकर बहुत आहत हैं, बहुत चिंतित हैं। सब में गुस्सा है कि इतने बड़े बड़े मंदिर अगर दूसरे धर्मों के बनाए जा सकते हैं, तो संत गुरु रविदास जी की जो उनकी अपनी जमीन सैकड़ों वर्षों से, जिस पर संत गुरु रविदास जी का मंदिर बना हुआ था, उनकी अस्थियां रखी हुई थी, अगर उसको तोड़ दिया गया, उसको फोड़ दिया गया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उसमें आया, 400 स्क्वायर मीटर जगह दी गई, उसमें सबका मानना यही है कि 12 बीघा जमीन कंप्लीट जोड़ जो हमारा था उसको साथ मिला करके दी जाए, और वहां एक भव्य मंदिर का निर्माण हो, और सभी हमारे संत गुरु रविदास जी का आदर हो, उनके अनुयायियों की सद्भावना का आदर हो। और अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित रूप से ये समाज इस चीज को स्वीकार नहीं करेगा। और आने वाले समय में, क्योंकि अभी तो कोरोना महामारी है, बहुत सारी लिमिटेशंस पूरे विश्व में है, भारत में भी वो लागू हैं, जिस दिन ये सब चीजें खत्म होंगी तो हमारा समाज जिस तरीके से रामला मैदान के अंदर इकट्ठा हुआ था, एक बार पुनः संत वाघमारे साहब के नेतृत्व में पूरे विश्व के लोग अपनी इस मांग को लेकर के फिर एक बार इकट्ठा होंगे। और भारत की सरकार को निश्चित रूप से ये बिल्कुल हम कहेंगे कि आप लोग कम से कम ये है कि ज्यादा ना दें, तो कम से कम जो ओरिजिनल जगह 12 बीघा थी, कम से कम वो जमीन तो इस मंदिर के लिए आप निश्चित रूप से छोड़ दें। और अगर सरकार ऐसा करती है तो सरकार का धन्यवाद होगा, और सरकार अगर ऐसा नहीं करती है तो इसके लिए आने वाले समय में संत वाघमारे साहब के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में जो भी आदेश होगा, आगे का आंदोलन तय किया जाएगा। शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, शुक्रिया डॉक्टर सोनू हमारे साथ बने रहने के लिए।